वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम रमन कुमार है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग जो कोर्स करने जा रहे हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स है और इसके तहत हमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा वह सर्टिफिकेट जो है उसका नाम है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, BSCFA। BSCFA की हमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा इस ट्रेनिंग के दरमियान, इस ट्रेनिंग के बाद, उस सर्टिफिकेट का नाम है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये कोर्स करने से आपका क्या बेनिफिट है, हम लोग इसको पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये कोर्स कर लेने के बाद हमारी टीम का ये मानना है, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का ये मानना है कि आप एक अकाउंटेंट जो कॉम्पिटेंट होगा, एक अकाउंटेंट जो कॉम्पिटेंट होगा स्मॉल इंटरप्राइजेस, मीडियम इंटरप्राइजेस के बुक्स को के अकाउंटिंग की, उसकी सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ की अकाउंटिंग कर सके और उसका फाइनेंशियल अकाउंट बना सके, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सके और साथ ही साथ उसका GST का रिटर्न फाइल कर सके। तो आप जो अकाउंटेंट बनेंगे, जो कोर्स हम लोग करने जा रहे हैं, वो जो अकाउंटेंट बनेंगे आप, तो उसके लिए आपको तीन चीज़ें सिखाई जाएंगी। उसके लिए आपको तीन चीज़ें सिखाई जाएंगी। पहली चीज़ जो आप सीखेंगे वह सीखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। आप अकाउंट सीखेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। दूसरा चीज़ जो आप सीखेंगे वह सीखेंगे आप टैली अकाउंटिंग। दूसरी चीज़ जो आप सीखेंगे वह आप सीखेंगे टैली अकाउंटिंग। और तीसरी चीज़ जो हम लोग आपको सिखाएंगे वह सिखाएंगे आपको GST लॉस के बारे में, जहाँ पे आप GST का रिटर्न वगैरह फाइल कर सकेंगे। तो जब आप ये अकाउंटेंट बनेंगे, आपको बेसिकली हम लोग तीन चीज़ें सिखाएंगे। आपको अकाउंटिंग की नॉलेज देंगे, हम लोग आपको टैली का नॉलेज देंगे। टैली क्या है? टैली एक सॉफ्टवेयर है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके तहत हम लोग आजकल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हैं। पहले मैनुअल अकाउंटिंग होता था जहाँ पे बुक्स बनाया जाता था। अब हम लोग जो है वो सारे बुक्स को एक कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं और वो उसमें जिस तरह से एंट्री होती है उस सॉफ्टवेयर में, वो प्रोसेस हम लोग सीखेंगे टैली अकाउंटिंग के तहत। और सबसे अंत में हम लोग जो है, जो हमारा सेशंस होगा वो GST पे होगा और GST सीखने के पश्चात आप एक कंप्लीट अकाउंटेंट बन जाएंगे। कंप्लीट अकाउंटेंट करने का मतलब है आप जो स्मॉल इंटरप्राइजेज है, मीडियम इंटरप्राइजेज है, उसके आप बुक्स को प्रिपेयर कर पाएंगे, उसकी अकाउंटिंग कर पाएंगे, आप उसका GST रिटर्न फाइल कर पाएंगे, आप उसका इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर पाएंगे। ये हमारा पर्पस है इस पूरे प्रोग्राम के बारे में। अब ये जो प्रोग्राम है वो कितने दिनों का है, उसका पीरियड क्या है, आप लोगों को पहले से भी बताया गया होगा, मैं फिर से बताता हूँ। ये प्रोग्राम जो है अप्रॉक्सीमेटली 140 घंटे का होगा। BSCFA कोर्स जो है वह कोर्स 140 घंटे का होगा। इस कोर्स में हम लोगों ने न केवल ICOM जो इंटरमीडिएट कॉमर्स से किए हैं, उसके अलावा हम लोगों ने इंटरमीडिएट जो साइंस से किए हैं और जो इंटरमीडिएट आर्ट्स से किए हैं, तीनों लोगों को, तीनों तरह के कैंडिडेट्स को हमने अलाउ किया है। हमारा ये मानना है कि न केवल ICOM बल्कि इंटरमीडिएट साइंस वाले भी और इंटरमीडिएट आर्ट्स वाले भी हमारे इस 140 घंटे के कोर्स को करके वो एक कंप्लीट अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो हमारा जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है इस कोर्स को करने के लिए वह यही है कि आप इंटरमीडिएट हो किसी भी स्ट्रीम में। इसके बाद जो बात मुझे बतानी है वो ये है कि ये जो 140 घंटे का हमारा कोर्स है, यह दो तरह के कंटेंट में बटा हुआ है। हमारा जो मेन कंटेंट है वह 120 घंटे का है। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो मेन कंटेंट है वह 120 घंटे का है और एक अप्रॉक्सीमेटली 20 आवर्स का एक वीडियो कंटेंट होगा।
ये जो 120 घंटे का जो मेन कंटेंट है जिसकी मैं बात करता हूँ, वह हमारे वीडियो कंटेंट हो जाने के बाद स्टार्ट होगा और यही हमारा मेन कोर्स है। ये जो 120 घंटे का कोर्स है वह हम लोग आपको ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के थ्रू हम लोग आपको सिखाएंगे। ये जो 120 घंटे का कोर्स है और ये 20 घंटे का जो मॉड्यूल है, यह शुरुआत के 5 दिनों में 10 दिनों में आपके पास एक वीडियो प्ले होगा। उस वीडियो में लेक्चर मोड में हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपको बेसिक अकाउंटिंग बताएंगे। तो ये दो तरह का हमारा तरीका है इस कोर्स को करने का। एक जो मेन कंटेंट है वह 120 घंटे का है, वो ई लर्निंग के थ्रू चलेगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग में आप लोग सब लोगों के पास एक एक कंप्यूटर होगा आपके सेंटर पे। इस कंप्यूटर में आपके पास हेडफोन भी रहेंगे और इस कंप्यूटर पे ही सारे सेशंस आएंगे जहाँ पे आप खुद से कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर ही आपको सिखाएगा। आप गलती करेंगे तो वो बताएगा कि आप गलत कर रहे हैं, आप इस तरह से कीजिए। वहीं पे असेसमेंट होगा, क्लास टेस्ट होगा, सारी कुछ पढ़ाई जो है आपके कंप्यूटर के ही थ्रू होगी। इसलिए कि हम लोगों ने इसको ई लर्निंग का नाम दिया है, या आप इसको सेल्फ लर्निंग भी बोल सकते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है, चूँकि ये हम लोगों ने इसमें आर्ट्स के भी बच्चों को और साइंस के भी बच्चों को या आईकॉम के भी बच्चे जिनकी नॉलेज कम हो, उन सबको इस कोर्स के लिए एलिजिबल किया है। तो हम लोग हर सेंटर पे एक ट्रेनर है, जो ट्रेनर बैचलर इन कॉमर्स है, साथ ही साथ बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के असेसमेंट प्रोसेस से पास किया हुआ है। तो ऐसे ट्रेनर आपके सेंटर पे अवेलेबल हैं। जहाँ कहीं भी आपको इस 120 घंटे के कंटेंट में दिक्कत आएगी या ये 20 आवर्स के वीडियो कंटेंट में दिक्कत आएगी, कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ों की जो भी आपके डाउट्स होंगे क्लास के दरमियान, क्लास के बाद, आप उन ट्रेनर से आप सीख सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। तो हर सेंटर पे आपकी सुविधा के लिए एक ट्रेनर भी रखा गया है। हम लोग अब अकाउंट्स में जो वीडियो मॉड्यूल है उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। हमारी टीम का ये पर्पस है कि आपको ये जो शुरुआत के 7-8-10 दिन हैं जिसमें ये वीडियो कंटेंट चलेगा, इसको अगर आप पूरे ध्यान से देखेंगे, प्लस जो हैंडबुक आपको दिया गया है उसको घर में जाके फिर पढ़ेंगे, बनाएंगे एक, और आप लोग क्लास में भी एक नोटबुक अपने पास रखें, उस पर नोट डाउन करें और जो हैंडबुक वेबसाइट पे अवेलेबल है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको पढ़िएगा, प्लस हमारे इस वीडियो को ध्यान में रखिएगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो मेन कंटेंट है उसके स्टार्ट करने से पहले ही हम आप लोगों को इस लेवल पे लेके चले आएँ जहाँ पे कि आप उन कंटेंट को जब वो चलेगा तो आप उसको सीख सकें। इसलिए कि ये वीडियो मॉड्यूल्स है, ये आप लोगों को अच्छे से समझना है। इसमें जो भी डाउट्स होगा आपके ट्रेनर जो आपके सेंटर पे हैं उनसे पूछना है। तो एक नोटबुक रखिएगा, एक पेन रखिएगा और क्लास के दरमियान भी नोटिंग कीजिएगा, समझिएगा और घर में जाके आपको प्रैक्टिस भी करना है। आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत से पीछे नहीं हटिएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट समझना। बिजनेस क्या होता है? सबसे पहले हम लोग तो ये समझें कि हम लोग जो अकाउंटेंट बन रहे हैं वो किसी न किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंटेंट बन रहे हैं। तो ये बिजनेस क्या होता है? बिजनेस, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सभी लोग समझते हैं बिजनेस क्या होता है। हम लोग अपने बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ कोई साड़ी की दुकान खोले हुआ है, वहाँ पे कोई किराना का दुकान खोले हुआ है। साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि कोई हमारी रिलेशन में है या दूर का है वो ईंट की भट्टी भी चलाता है, कोई जो है वो स्टील का कारखाना भी चलाता है, कोई जूते बनाने का काम करता है। तो हर तरह का काम हम लोग देखते हैं कि ये है हम लोग जब बाज़ार में जाते हैं। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस 3 तरीके से किया जा सकता है। बिजनेस 3 तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका है बिजनेस में ट्रेडिंग करने का, समझिएगा। बिजनेस में एक तरीका है ट्रेडिंग करने का, बिजनेस एक तरीका है मैन्युफैक्चर के थ्रू करने का, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने का, और एक तरीका है आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई करते हैं किसका? सर्विसेज का। मैं इसको डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा।
अब ये बिजनेस मैंने बताया कि 3 तरह का होता है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग का एग्जाम्पल है, आप जो बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में आप देखते हैं कि कोई मोबाइल शॉप है, वो क्या करता है, वो ओप्पो कंपनी से मोबाइल लेता है और अपनी दुकान बैठाया हुआ है, सैमसंग से मोबाइल लेता है, अपनी दुकान बैठाया हुआ है और आपको सीधा वो वहाँ से बेचता है। मतलब ट्रेडिंग में क्या होता है, किसी और ने बनाया, उस दुकानदार ने अपने पास लिया और वो आपको बेच रहा है, किसी से ख़रीदा और फिर किसी को बेचा, इसको ट्रेडिंग करते हैं। मोबाइल वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है, सैमसंग की मोबाइल वो दुकानदार, आपके बाज़ार में जो दुकान है सैमसंग की, वो सैमसंग की मोबाइल खुद नहीं बनाता है, वो सैमसंग वालों से वो मोबाइल खरीदता है और आपको बेचता है। इस तरह को ट्रेडिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल, कोई साड़ी वाला है, साड़ी का दुकानदार है, साड़ी कहीं से ख़रीदा और अपनी दुकान में रख के वो साड़ी फिर आपको बेचा। इन सब चीज़ों को होलसेल में आप देखते हैं या रिटेल में देखते हैं, दवाई का काम होता है, वो क्या करता है, दवाई कहीं से ख़रीदता है और आपको बेचता है। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं वो आपके इसके एग्जांपल हैं ट्रेडिंग के। जैसे मैंने लिखा मेडिसिन शॉप, किसी भी तरह का जो शॉप होगा वह ट्रेडिंग बिजनेस का एग्जाम्पल होगा, किसी भी तरह का जो शॉप होगा वो ट्रेडिंग बिजनेस का एग्जाम्पल होगा। क्लियर हो गया आपको? ट्रेडिंग में भी 2 तरह का हो सकता है, होलसेल और रिटेल। ये बस समझने की चीज़ें हैं, होलसेल बिजनेस कर सकता है और रिटेल में वो बिजनेस कर सकता है, ये बस समझने की चीज़ें हैं, आप लोग इसको ऑलरेडी समझते होंगे। ये ट्रेडिंग हो गया। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर मैं छोटे लेवल पे एग्जांपल दूँ तो जैसे आपके कोई रिलेटिव हैं, उनका ईंट भट्टे का काम है। ईंट भट्टे का काम मतलब ब्रिक मतलब ईटा, ब्रिक क्लीन का काम है, उनका ईंट भट्टा है। ईंट भट्टा है तो वो क्या ईंटा वो बनाते हैं या किसी से खरीद के फिर आपको बेचते हैं? ईंटा वो बनाते हैं। अगर जब भी आप कोई चीज़ का उत्पादन खुद करेंगे, उसको खुद बनाएंगे, तो आप उसको क्या कहलाएंगे? मैन्युफैक्चर कहलाएंगे, मैन्युफैक्चरर कहलाएंगे। जैसे ईंट भट्टा का बिजनेस है आपका, मट्टी आपके लिए रॉ मटेरियल हुआ, मट्टी से आपने ईंटें बनाई और ईंटें फिर आपने बेची, तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एग्जांपल है। उसी तरह से जैसे सैमसंग जो कंपनी है, जो सैमसंग मोबाइल बनाती है, वो क्या है? सैमसंग मोबाइल की मैन्युफैक्चरर है। वो क्या है? सैमसंग मोबाइल की मैन्युफैक्चरर है। उसी तरह से ओप्पो जो कंपनी है वो क्या है? वह ओप्पो मोबाइल की मैन्युफैक्चरर है। मतलब सैमसंग कंपनी, ओप्पो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आते हैं। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज है जहाँ पे आपने देखा होगा, आपके यहाँ शादी ब्याह में आप टेंट वाले को बुलाते हैं, टेंट वाला आपसे 40,000 रुपया लेता है और शादी की सारी अरेंजमेंट वो कर देता है, वो अपनी तरफ से कर देता है। तो वो वहाँ पे क्या करता है? शमियाना सर्विस या टेंट सर्विस प्रोवाइडर है, वो टेंट सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। आप किसी कोचिंग क्लास में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे जो वो टीचर है वो क्या दे रहा है? वो आपको एजुकेशन सर्विस दे रहा है और उसके बदले में पैसा दे रहा है। आप उससे कुछ खरीद रहे हैं? आप क्या उससे कोई सामान खरीद रहे हैं? नहीं, उससे आप सर्विस खरीद रहे हैं, वो आपको सर्विस सप्लाई कर रहा है, वो एजुकेशन सर्विस आपको दे रहा है। तो जैसे मैंने बताया, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या है? कोचिंग बिजनेस जो आप जानते हैं, कोचिंग बिजनेस जहाँ पे कोई आदमी पढ़ाता है, वो सर्विसेज का एग्जाम्पल है। जहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल और परचेज नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट सेल और परचेज कहाँ पे होता है? ट्रेडिंग में होता है। प्रोडक्ट कहाँ मैन्युफैक्चर होता है? यहाँ पे होता है। बट यहाँ पे सर्विसेज का सप्लाई होता है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, नो प्रोडक्ट। ठीक है, कोचिंग बिजनेस एग्जाम्पल हो गया सप्लाई ऑफ सर्विसेज का। टेंट बिजनेस जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज का एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। एडवोकेट है, लॉयर है, वो क्या है? बड़े एडवोकेट्स जो होते हैं उन या छोटे एडवोकेट जो भी हैं वो क्या करते हैं? वो सर्विसेज देते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या देते हैं? सर्विसेज देते हैं। ये कोई यहाँ पे प्रोडक्ट और ये सर्विसेज यहाँ पे नहीं होता है। कोई प्रोडक्ट का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग नहीं होता है। अब हम लोग ने वो देख लिया कि बिजनेस कितने तरीके से होते हैं। जब मैंने बताया कि ट्रेडिंग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो सकता है। तो जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमें ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग करने की। अकाउंटिंग क्या है?
अकाउंटिंग ये है कि जो कोई सीरीज़ ऑफ एक्टिविटी होती है, बहुत सारी एक्टिविटी आपने बिजनेस में करी, उसके बाद उसका नेट रिजल्ट क्या हुआ, इसको जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। हमें फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, इसको जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। एक साधारण लैंग्वेज में अकाउंटिंग को आप लोग ऐसे ही समझ सकते हैं। अब जैसे आप सपोज़ कीजिए आप एक घड़ी का बिज़नेस करते हैं, आप एक घड़ी का बिज़नेस करते हैं और आपने 5 घड़ी परचेज़ किया। आपने कितनी घड़ी परचेज़ किया, कितनी घड़ी ख़रीदा? आपने 5 वॉचेस परचेज़ किया और एक वॉच आपने 1500 रुपये में परचेज़ किया। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हुआ, टोटल परचेज आपका कितना हो गया, टोटल परचेज़ कितने पैसे आपके गए घड़ी को ख़रीदने में? आप घड़ी के बिजनेस का ट्रेडिंग करते हैं, घड़ी खरीदते हैं और दूसरों को बेचते हैं। तो आपने जो सप्लायर से ख़रीदा है वो घड़ी, वो 1500 रुपये में ख़रीदा है, तो टोटल आपका 7500 रुपया कॉस्ट पड़ा। तो टोटल परचेज आपका 7500 रुपया हुआ। उसके बाद आपने क्या किया, 4 घड़ी आपने बेच डाली। इसमें से 4 वॉचेज़ जो आपने बेची, वो वॉचेज़ आपने बेची 3000 रुपये पर घड़ी में। तो आपका टोटल पैसा आपके पास जब सेल किया आपने, तो आपके पास 4 घड़ी के बेचने से आपके पास कितने पैसे आए? तो सेल वैल्यू आपका जो टोटल सेल वैल्यू है वह हो गया आपका 3000 रुपये गुना 4, 12000 रुपये। इसके बाद ये घड़ी जब आप बेच रहे थे तो बेचने के लिए आपने एक सेल्समैन भी रखा, और सेल्समैन को पर वॉच आप सेल्समैन को आप 100 रुपया देने की बात करते हैं पर वॉच, एक घड़ी पे। तो आपके 4 घड़ी बिके, तो आपका जो कमीशन है, सेल का कमीशन, आपने सेल्स एजेंट को कमीशन दिया 4 घड़ी पे, तो सेल कमीशन का आपकी क्या वैल्यू हो गई, 4 गुना 100, 400 रुपये। ये आपका उसमें खर्च हो गया। तो आप देखिए इसमें अगर हम लोग इसको इस तरह से देखें तो आपके पास, आप देखिए आपके पास आया 12000 रुपया। आपके पास आया कितना, 12000 रुपया। ये आप समझ लीजिए इनफ्लो है, मतलब आपके पास पैसा आया, और ये समझिए आउटफ्लो का कॉलम है, यहाँ पे पैसा गया। सेल करके आपको कितना पैसा आया, सेल करके आपको 12000 रुपया आया, और परचेज करने में आपको खर्च कितना हुआ था घड़ी को ख़रीदने में? टोटल आपने घड़ी ख़रीदा था 7500 रुपये का, और 400 रुपये आपने कमीशन भी दिया, 400 रुपये कमीशन भी दिया, इतना खर्च हुआ। तो आपकी प्रॉफिट कितनी हो गई, प्रॉफिट हो गई 12000 रुपये माइनस 7500 माइनस 4000 रुपया, यही आपका प्रॉफिट हो गया। तो अगर हम लोग इसको ऐसे भी देख लें कि टोटल सेल कितने का था, सेल्स था 12000 रुपये का, लेस माइनस कीजिए परचेज कितने का था, परचेज था आपका 7500 रुपये का, और कमीशन भी आपका खर्चा है, आपके पास से निकल गया कमीशन में 400 रुपया, वो माइनस कर दीजिए, बाकी आपका प्रॉफिट है। तो 12000 में से 7500 माइनस करेंगे तो 4500, और 400 रुपया उधर माइनस किया तो 4100 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ। अकाउंटिंग यही है कि ये जो एक्टिविटी आपने की, 5 वॉच खरीदा था, 4 वॉच बेचा और कमीशन दिया, इस पूरे एक्टिविटी में आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ 4100 रुपये का। इसी को अकाउंटिंग बोलते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि प्रॉफिट होने के बाद हमारे पास एक घड़ी एक्स्ट्रा बची हुई है जो अभी बिकी नहीं है, तो आपका स्टॉक भी बचा हुआ है, इसको स्टॉक बोलेंगे। आपका एक वॉच अभी आपके स्टॉक में बचा हुआ है, और उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू अभी 1500 रुपये पे ही है, उसका वैल्यू आपके पास 1500 रुपये का एक घड़ी भी बचा हुआ है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग अकाउंटिंग बोलेंगे। अब हम लोग ने जो, अगर आप पीछे को रिकॉल करें तो हम लोगों ने ये सीखा कि बिजनेस क्या होता है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि अकाउंटिंग क्या होता है, वो भी मैंने आपको एक प्रोसेस से समझाया था कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका जो एंड रिजल्ट आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ, इसको पता करना। बिजनेस में जो आप एक्टिविटी करते हैं उसका एंड रिजल्ट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये पता करना, प्लस क्या सिचुएशन है, जैसे उसमें एक घड़ी बचा था हमारे पास स्टॉक, बिजनेस का फाइनली क्या सिचुएशन है, इन सारी चीज़ों को पता करना अकाउंटिंग है। ये एक लेमैन के लैंग्वेज में एक साधारण तौर पे हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे अकाउंट्स के डेफिनेशंस और इन सब चीज़ों को। अभी अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है?
आप जो है किसी भी बिजनेस में अकाउंट्स में वही एक्टिविटी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग उसी चीज़ का करते हैं जो ट्रांजैक्शन होता है। अगर कोई चीज़ ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो बिजनेस में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मैं फिर से कहता हूँ, अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। जो ट्रांजैक्शंस है बिजनेस में उसी की रिकॉर्डिंग होगी, उसी की अकाउंटिंग करेंगे, यही है। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, उसको जनरली हम लोग इवेंट बोलते हैं। जो भी घटना घटती है उसको इवेंट बोलते हैं। जैसे पिछला ही एग्जांपल देखिए, हमने वॉच को परचेज किया, तो परचेज ऑफ वॉच ये क्या है? ये भी एक बिजनेस के लिए एक घटना है। वॉच को सेल किया, सेल ऑफ वॉचेस, ये क्या है? ये भी बिजनेस के लिए एक घटना है। और हमने कमीशन एजेंट को क्या किया? कमीशन पेड किया, कमीशन पेड किया, यह भी बिजनेस के लिए घटना है। अब ये सारी जो घटनाएं हैं वो ट्रांजैक्शन है क्या नहीं है, ये हमें समझना है। जिस भी घटना में मॉनेटरी वैल्यू है, जिस भी घटना में मॉनेटरी टर्म्स में अगर हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहाँ पे मनी का आदान प्रदान होता है, जहाँ पे मनी या तो लिया जाता है या दिया जाता है, वो सारी घटनाएं, वो सारे इवेंट ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। ट्रांजैक्शंस क्या हुआ? वैसा इवेंट जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, या तो पैसा आए या पैसा जाए, या तो आए या जाए, ऐसे इवेंट्स को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और अकाउंट्स में अकाउंटिंग बस इन्हीं सारी इवेंट की होती है। अब आप बताइए कि जब हमने सेल्स एजेंट को अपने यहाँ अपॉइंट किया था, सेल्स एजेंट का अपॉइंटमेंट हुआ था हमारे यहाँ पे, पिछले एग्जाम्पल में सेल्स एजेंट को हमने अपॉइंट किया था, क्या ये अपॉइंटमेंट घटना है या नहीं है? बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है? यस, ये बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि हमें सेल करने के लिए एक एजेंट की आवश्यकता थी, एक एजेंट की मदद की आवश्यकता थी। हमने अपने यहाँ पे सेल्स एजेंट रखा, उसको अपॉइंट किया। क्या इसका अकाउंटिंग होगा? नहीं होगा। ये इवेंट है, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल्स एजेंट के अपॉइंटमेंट में हमारा कोई पैसा का आदान प्रदान नहीं हुआ है। बट जब इसी सेल्स एजेंट को हम लोग कमीशन पेमेंट किए, जब इसी सेल्स एजेंट को हम लोगों ने कमीशन पेमेंट किया, तो ये ट्रांजैक्शन हो गया, क्योंकि उसमें हमारा 400 रुपया आउटफ्लो हुआ, तो इसकी रिकॉर्डिंग बिजनेस में होगी। तो अकाउंटिंग में सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर घटना ट्रांजैक्शन है या नहीं है। बिजनेस में जितने तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, बिजनेस में जितना इवेंट हो रहा है, उन सारे इवेंट में जिन जिन इवेंट में मनी का आदान प्रदान होगा, हम लोग उसी को ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और उसी की रिकॉर्डिंग बुक्स में होगी, उसी की अकाउंटिंग होगी। उसके अलावा किसी दूसरे चीज़ों की, ऐसे इवेंट जिसमें मनी का आदान प्रदान नहीं हो रहा है उसको केवल इवेंट बोलते हैं, उसकी अकाउंटिंग हमारे यहाँ नहीं की जाती है। क्लियर? ना ही उसका अकाउंटिंग हो पाएगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स आपके पेज नंबर 4 पे है, जो आपके पास हैंडबुक है अभी, उससे आप लोग देख सकते हैं। मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 5,000 रुपये से, 5 लाख रुपए से। तो 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में पैसा आया या नहीं आया? यस, बिजनेस में पैसा आया, ये 5 लाख रुपया बिजनेस में आया, ये ट्रांजैक्शन है। दूसरा एग्जांपल है, सैलरी पेमेंट किया स्टाफ को 5,000 रुपया। तो सैलरी स्टाफ को पेमेंट किया, तो ये 5,000 रुपया आपके बिजनेस में आया या गया? गया यहाँ पे, और इसलिए कि इसमें चूंकि पैसा इन्वॉल्व है, ये भी ट्रांजैक्शन है। पेमेंट ऑफ सैलरी पेमेंट भी हमारा ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल है। अब है कि हमने एक ऑर्डर प्लेस किया श्याम इंटरप्राइज को गुड्स के लिए, कि भाई हमें गुड्स सामान चाहिए। हमने उसके लिए 5,000 रुपये का उसके पास ऑर्डर प्लेस किया। क्या ऑर्डर प्लेस करना ट्रांजैक्शन है? ऑर्डर प्लेस जब हमने किया तो हमारा कोई पैसा गया है? अभी नहीं गया है, कोई पैसा नहीं गया, हमने केवल ऑर्डर प्लेस किया। उनको फ़ोन उठाया, उनको बोला कि भैया हमें 5,000 रुपये का सामान चाहिए। ऑर्डर प्लेस करना ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन जब ये हमारे पास 5,000 रुपये का सामान आ जाएगा तब वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तब हम उसको परचेज बोलेंगे कि हमने परचेज किया। परचेज को प्लेस करना,
परचेज ऑर्डर प्लेस करना ये इवेंट है, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, बट जब परचेज कर लेते हैं ट्रांजैक्शन है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया, बैंक अकाउंट ओपन किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, नील अकाउंट है, इसमें 1 रुपया आपका नहीं लगा, क्या इसकी बुक में रिकॉर्डिंग होगी, क्या इसका अकाउंटिंग होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नहीं है। बट आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10,000 रुपये से अकाउंट खुलवाया, 10,000 रुपये से, तब ये ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसमें पैसा 10,000 रुपया गया है और ये इसकी बुक में रिकॉर्डिंग होगी। तो आपको ट्रांजैक्शन और इवेंट में अंतर समझना है, ये एकदम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग समझते हैं कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। ट्रांजैक्शंस कैश ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं और ट्रांजैक्शंस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं। इनका मतलब समझिए, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश का आदान प्रदान हो रहा है वो कैश ट्रांजैक्शंस होता है, और ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें पैसा अभी नहीं गया है, पैसा फ्यूचर में आएगा या जाएगा, उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो हम लोग अपने बुक्स में चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपने उधार पे माल खरीदा, आपने परचेज कर लिया, सामान आपके पास आ गया, परचेज किया श्याम इंटरप्राइज से, श्याम इंटरप्राइज को ऑर्डर प्लेस किया था आपने और श्याम इंटरप्राइज ने आपको माल भेज दिया। कितने रुपए का माल भेज दिया श्याम इंटरप्राइज ने? 5,000 रुपये का। बट आपने उसको भी पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट नहीं किया है तो क्या आपका कैश निकला या आपने कोई चेक पेमेंट किया उसको श्याम इंटरप्राइज को? अभी कोई पेमेंट नहीं किया है श्याम इंटरप्राइज को। श्याम इंटरप्राइज ने केवल आपको माल भेजा है, तो ये उधार पे आपको माल भेजा है। तो उधार पे माल भेजा है, फिर भी ये ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें 5,000 रुपया इन्वॉल्व है और इसकी बुक्स में रिकॉर्डिंग होगी। तो ट्रांजैक्शन दो तरह के हो सकते हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है वो सीखा है कि बिजनेस क्या होता है। मैंने आपको बताया है बिजनेस का एग्जांपल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है। उसके बाद हमने सीखा कि ट्रांजैक्शंस क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि वैसे घटनाएं, वैसे इवेंट जिसमें कि मनी इन्वॉल्व हो, मनी का आदान प्रदान हो रहा हो या फ्यूचर में देना हो, चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और अकाउंटिंग हम लोग केवल ट्रांजैक्शंस की करते हैं। वैसे इवेंट जिसमें कि पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, ना आज हुआ है ना आगे चल के होगा, उसको केवल इवेंट बोलते हैं, उसको ट्रांजैक्शन नहीं बोलते हैं। ये आप लोगों ने समझा। अब हम लोग जो है कुछ हमारे बिजनेस में कुछ जो कॉमन टर्म्स अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला चीज़ जो जनरली अकाउंट्स में हम लोग जो अक्सर सुनते हैं वो सुनते हैं एसेट। एसेट क्या होता है? एसेट वो है जिसमें कि आप जो कि आपको भविष्य में या भविष्य में आपको कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे, मतलब जिसके रहने से आपको जो है भविष्य में कुछ इकोनॉमिक, कुछ पैसे के टर्म्स में आपको बेनिफिट मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एसेट। जो आज तो बेनिफिट देगा ही देगा, आने वाले 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल तक आपको बेनिफिट देगा, उसको हम लोग एसेट बोलेंगे, जिसमें कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। प्लस एसेट में ये है कि एसेट उसको बोलते हैं जिसको आप कंट्रोल करते हैं, जिसको आप ओन करते हैं। एसेट का मतलब हुआ कि ऐसी चीज़ें जो आपके अधिकार में है, जिसके मालिक आप हैं, जिसको आप ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको एसेट बोलते हैं। तो एसेट कहलाने के लिए एक ही वर्ड है ओन, जिसको आप जिसके मालिक हैं। ओन करने का मतलब मेरा है, ओन करते हैं, या आप उसको कंट्रोल करते हैं। ओन करेंगे तभी तो कंट्रोल करेंगे, आपका रहेगा तभी तो आप कंट्रोल करेंगे। तो एसेट का मतलब होता है थिंग्स ऑन विच यू हैव कंट्रोल, और जो आपको बाद में चल के क्या देगा, बेनिफिट देगा फ्यूचर में, उसको एसेट बोलेंगे। एसेट दो तरह के हो सकते हैं, एसेट दो तरह के होंगे। एसेट या तो फिक्स्ड एसेट होगा या दूसरा करंट एसेट होगा। ये आपको समझना है। एसेट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट वो एसेट हुआ जो आपको न केवल अभी बल्कि अगले 1 साल, अगले 2 साल, अगले 5 साल, अगले 10 साल, मतलब 1 साल से ज़्यादा जो चीज़ आपको बेनिफिट देगी, लॉन्ग टर्म के लिए है, वो आप फिक्स्ड एसेट कहलाएगी।
करेंट एसेट वह है जिसका बेनिफिट आप इसी साल यूज करके ख़त्म कर दोगे, वह करेंट एसेट का एग्जाम्पल होगा। जैसे हम लोग फिक्स्ड एसेट का एग्जाम्पल सोचते हैं। आपके पिताजी ने एक घर बनाया आपके लिए, उस मकान में आपके पिताजी भी अभी रह रहे हैं, आप भी रहेंगे और आपके बेटे भी रहेंगे। तो इस मकान का बेनिफिट जो है वह कितने लोगों ने उठाया? आपके फादर अभी उठा रहे हैं, आप भी अभी उठा रहे हैं और आपके बच्चे भी उठाएंगे। मतलब ये जो मकान बना ये आने वाले 100 साल आपको बेनिफिट देगा, 100 ईयर्स आपके और आपके फैमिली को बेनिफिट देगा। तो इस तरह के जो एसेट्स होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा आपको बेनिफिट देते हैं उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट कहते हैं। जैसे ज़मीन हो गई, बिल्डिंग हो गया। अब आप एक बताइए, अपने गांव घर में हम लोग ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, हम लोग अपने गांव घर में ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। वो जो ट्रैक्टर होता है वह एक ही सीज़न के लिए आप खेती करते हैं उससे, या आने वाले 10-15 साल तक उस ट्रैक्टर से आप बेनिफिट उठाते हैं? आने वाले 10-15 साल तक आप उससे बेनिफिट उठाते हैं। तो वो सब जो एग्जाम्पल है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, मशीनरी हो गया। हम लोग बिजनेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट एंड मशीनरी लगाते हैं। जो मशीन्स, हैवी मशीन्स लगाते हैं उसको प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं। याद रखिएगा, हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके लिए जो बड़ी बड़ी मशीन्स लगाते हैं, या जो भी मशीनें, छोटी मशीनें भी हों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट एंड मशीनरी, एक ही साथ बोलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी एक साथ बोलते हैं। तो ये सब जो प्लांट एंड मशीनरी हो गए, ट्रैक्टर हो गए, लैंड और बिल्डिंग, ये सब आने वाले 1 साल नहीं, आने वाले 1 साल से ज़्यादा आपको बेनिफिट देते हैं, इसलिए कि इनको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। करेंट एसेट किसको बोलेंगे? करेंट एसेट वह है जिसकी बेनिफिट इसी 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी, उसको करेंट एसेट बोलते हैं। जैसे कैश, आपके पास अभी 10 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, उसको आप इसी साल यूज कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, करेंट एसेट है। डेटर्स, आपने किसी को माल बेचा, उधार पे माल बेचा, वो आपके लिए, वो आपको उतने पैसे देना है उसको, वो 2 महीने में आपको पैसा रिटर्न करके दे दिया, तो जब तक वो नहीं दिया था तब तक वो आपके लिए एसेट था। तो वो डेटर जो है उसको डेटर बोलते हैं। जिसको आपने उधार पे माल बेचा है और अभी तक आपको पैसा नहीं दिया है उसको डेटर बोलते हैं। तो वो आपको 2 महीने में, 6 महीने में आपको पैसा दे देता है, तो इसलिए कि वो डेटर क्या है? करेंट एसेट का एग्जाम्पल है। वहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, कैश हो गया, बैंक हो गया, स्टॉक, इन्वेंट्री, डेटर्स, ये सब करेंट एसेट के एग्जाम्पल हैं। अब अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझने जा रहे हैं वह है लायबिलिटी। एसेट क्लियर हो गया आप लोग सभी को? एसेट वह है जिसको आप ओन करते हैं, आप उसके मालिक हैं, आप उसको कंट्रोल करते हैं, वो एसेट है, और जिससे आपको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट का मतलब उससे आप कुछ रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, आपने लगाया प्लांट एंड मशीनरी तो उससे क्या बनाएंगे? आप प्रोडक्ट बनाएंगे। मशीन लगाया, प्रोडक्ट बनाएंगे। ट्रैक्टर लगाया है तो उससे खेती करेंगे। बिल्डिंग बनाई है आपने उसमें अपना ऑफिस इस्टेब्लिश किया है, आपने उसमें अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, तो उसमें आपका बेनिफिट होगा उसके कारण आपको। तो ये सब चीज़ें जो हैं एसेट का एग्जांपल होती है, जिसको आप ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब होता है वह चीज़ जो आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर दायित्व है जिसको रिटर्न करने का। बिजनेस लायबिलिटी का मतलब होता है जो बिजनेस है या आप हैं, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर दायित्व है कि मैं इसको रिटर्न करूं। ये जो ऑब्लिगेशन वाली बात जहां पे आ जाएगी वह लायबिलिटी है। क्लियर? जैसे कि आपने जो है, सपोज आपने ये ट्रैक्टर जो है किसी जो पर्सन है उससे 10 लाख रुपए में ये ट्रैक्टर उधार में खरीदा, तो वो ट्रैक्टर वाला आपसे वापस पैसे लेगा या नहीं लेगा? आपसे पैसे लेगा। आपके ऊपर दायित्व है कि वो 10 लाख रुपए आप उसका वापस करें। तो ये जो दायित्व है इसका मतलब हो गया यही आपकी लायबिलिटी है। देने वाला जो है, जिसने आपको उधार पे दिया है, वह आपकी लायबिलिटी है। 10 लाख रुपए में आपने ट्रैक्टर खरीदा था, श्याम इंटरप्राइज से आपने ये ट्रैक्टर खरीदा था, श्याम इंटरप्राइज आपका लायबिलिटी हो गया। लायबिलिटी जैसे एसेट 2 तरह के होते हैं, फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट्स, वैसे ही लायबिलिटी भी 2 तरह के होंगे। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और दूसरा करेंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी।
नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जैसे हमने उसमें देखा था फिक्स्ड एसेट, मतलब जो 1 साल से ज़्यादा के लिए आपको बेनिफिट दे उसको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, और जिसकी बेनिफिट इसी साल ख़त्म हो जाएगी उसको करंट एसेट बोलते हैं। उसी तरह से लायबिलिटी में होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिसमें कि आपका जो दायित्व है उसको पैसा वापस करने का, आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशन है रिटर्न करने का पैसा वापस, वो लायबिलिटी आपके लिए 1 साल से ज़्यादा का उन्होंने समय दे रखा है। आपको नियर फ्यूचर में, वर्तमान निकट भविष्य में तुरंत पैसे पेमेंट नहीं करने हैं, तुरंत पैसे वापस नहीं करने हैं, आप उसको 1 साल 2 साल के बाद पैसे वापस करेंगे, तो उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं? ऐसी लायबिलिटी जिसको आपको 2 महीने 3 महीने या 1 साल के अंदर में आपको ये लायबिलिटी चुकता करनी है। सपोज ये श्याम इंटरप्राइज है, इसने आपको ट्रैक्टर दिया था उधार में, ये आपके लिए लायबिलिटी है। श्याम इंटरप्राइज ने आपको बोला कि मुझे आप 3 साल में ये पैसे चुकता करो, एक इंस्टॉलमेंट में, 1-1 लाख के इंस्टॉलमेंट में आप 3 साल में 1-1 साल के इंस्टॉलमेंट, और हर 3-3 महीने पे 1-1 लाख रुपया देना है, 3 साल तक आपका ये पैसा रिटर्न करना है, तो वो श्याम इंटरप्राइज आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगा। बट अगर ये श्याम इंटरप्राइज बोलता कि भैया मुझे 6 महीने में ही पैसे आपको वापस करने हैं, तो श्याम इंटरप्राइज तब करंट लायबिलिटी होता। तो लायबिलिटी जो है करंट होगा या लॉन्ग टर्म होगा, या देने वाले के उसके टेन्योर पे डिपेंड करता है, उसके पीरियड पे डिपेंड करता है। अगर हमें 1 साल के अंदर ही पेमेंट करना है तो वो करंट लायबिलिटी होगा, और अगर हमको 1 साल के बाद पेमेंट करना है तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगा। जनरल जो एग्जांपल है, जैसे हम लोग बैंक लोन लेते हैं, बैंक लोन लेते हैं और बैंक हमें 5 साल तक कहता है क्या कि आप इसको 5 साल में रिटर्न कीजिएगा, 5 साल तक में रिटर्न कीजिएगा। हम लोग कोई कार लोन लेते हैं, उसमें भी कहता है कि आप 5 साल तक में, 4 साल तक में रिटर्न कीजिएगा। तो ये जो 1 साल से ज़्यादा के लायबिलिटी हो गए, 1 साल से ज़्यादा का मौका मिला है हमें रिटर्न करने का, उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलेंगे, और जो हमें 1 साल के अंदर पेमेंट करने हैं उसको करंट लायबिलिटी बोलेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स है, आप लोग भी देखिए। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का एग्जाम्पल है। करंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल्स है क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टैक्स पेएबल, इस तरह से। इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं हम लोग आगे सीखेंगे। क्रेडिटर्स क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। ये आपका एसेट और लायबिलिटी का एग्जाम्पल हुआ। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि बिजनेस क्या होता है, ट्रांजैक्शंस क्या होता है वो हमने जाना। हमने अकाउंटिंग, एक लेमैन के लैंग्वेज में अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस, बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हुई है उसका सारांश क्या है, उसमें लाभ हुआ या हानि हुआ, इसको हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं, वो जाना है। इसके बाद हम लोग कॉमन टर्म्स जो अकाउंटिंग में यूज होते हैं पहले हम लोग उसको सीख रहे हैं। उसमें हम लोगों ने एसेट्स सीखा, एसेट्स क्या होता है, जहाँ पे हमने बात की फिक्स्ड एसेट्स की और करंट एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स वो होता है जो 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट दे, 10 साल दे, 5 साल दे। करंट एसेट्स वैसे एसेट्स होते हैं जिनका बेनिफिट हम लोग इसी साल में उठा लेंगे, उनको करंट एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स किसको कहते हैं, जिस पे हमारा कंट्रोल है, जिसको हम लोग ओन करते हैं, जो हमारा है, उसको एसेट्स बोलते हैं। इसके बाद हमने सीखा लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी हमने बताया जो जिस पे कि ऑब्लिगेशन है, बिजनेस को हम पे या हमारे बिजनेस पे ऑब्लिगेशन है कि हम इसको वापस करना है हमें, उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग किसी से उधार पे सामान लेते हैं या कर्ज लेते हैं, बिजनेस में बैंकों से लोन लेते हैं या रिलेटिव से लोन लेते हैं, या उधार पे सामान खरीदते हैं, या हमने किसी से काम करवाया है अपने यहाँ पे और अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया है। हमने स्टाफ रखा है, स्टाफ 2 महीने से हमारे यहाँ काम कर रहा है, उसकी सैलरी ड्यू हो गई है, बट हमने अभी तक उसको सैलरी पेमेंट नहीं की है। हमें अब मेरे ऊपर दायित्व है कि मैं उसके 2 महीने की सैलरी दूँ, तो ये भी हमारा क्या है, लायबिलिटी का एग्जाम्पल है। मतलब बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप इसको पेमेंट करें, वापस करें उसको, इसको लायबिलिटी बोलते हैं। लायबिलिटी में भी हमने जाना कि 2 तरह के लायबिलिटी होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी
और करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब जिसका कि हमारे ऊपर दायित्व है कि हम 1 साल से ज़्यादा समय में रिटर्न करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम 1 ही साल में रिटर्न करें, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। करंट लायबिलिटी वो है जहाँ पे कि हमें इसी साल उनको इस पीरियड अकाउंटिंग साल के अंदर अंदर हमें उसको पेमेंट कर देना है, उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का एग्जांपल होता है बैंकों से जो लोन लेते हैं, कार्ड लोन लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, फैक्ट्री के लिए लोन लेते हैं, इस तरह के लोन जो हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के एग्जाम्पल होते हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल होता है जहाँ पे हमने किसी से माल खरीदा और वो माल जो खरीदा है उधार पे खरीदा और उसको हमें 2 महीने 3 महीने में रिटर्न करना है, तो इसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। उसी तरह से हमने हमारे यहाँ काम करवा लिया हमारे स्टाफ से, उसका सैलरी नहीं पेमेंट किया है, हमने जो ऑफिस प्रीमाइस है हमारा, हमने लैंडलॉर्ड से उसको भाड़े पे लिया हुआ है और हम ऑफिस रेंट जो है, ऑफिस का जो रेंट है ऑफिस बिल्डिंग का, हमने अभी अपने लैंडलॉर्ड को बिजनेस ने नहीं दिया है, तो रेंट जो हमारा पेमेंट बाकी रह गया है, चाहे सैलरी जो हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, ये सब चीज़ें जो हैं जो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, आउटस्टैंडिंग, ये पॉपुलर टर्म है अकाउंट्स में, याद रखिएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया, इसको हम लोग शॉर्ट में O/S से, आउटस्टैंडिंग O/S, O/S से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो जो भी बिजनेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस हो गया है, हमारे यहाँ उस लड़के ने काम कर लिया 2 महीने, हमने इस मकान में हमारे ऑफिस बिल्डिंग का 2 महीने 3 महीने हो गया, हमने रेंट नहीं दिया है, खर्चा हो गया है, हमने पेमेंट नहीं किया है, इसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो जितने तरह के भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वह, और जो बकाया हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग हैं, जो बकाया हैं, उसको हम लोग करंट लायबिलिटी में रखते हैं। ये एक मोटा मोटी हम लोगों ने अभी तक जाना। अब जो हम लोग जानेंगे वह जानेंगे कि एक्सपेंस क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस के बाद हम लोग जानेंगे इनकम के बारे में। एक्सपेंस और इनकम, ये 2 चीज़ें, ये 2 कॉन्सेप्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एक्सपेंसेस का मतलब होता है जिस पे ऐसी चीज़ें जिस पे बिजनेस को पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पे बिजनेस पैसा खर्च करता है, उसका आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो का मतलब बिजनेस से पैसा निकला। ऐसी चीज़ें जिस पे बिजनेस का पैसा खर्च होगा, उन सब चीज़ों को एक्सपेंसेस बोलेंगे। तो इनकम किसको बोलेंगे? जस्ट उल्टा, ऐसी चीज़ें जिससे बिजनेस को पैसा आएगा, जिससे आमदनी आएगी, उसको हम लोग इनकम बोलेंगे। ये कॉमन टर्म्स है, एक्सपेंसेस इनकम हम लोग सब समझते हैं। हम लोग किसी दुकान में जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, हमारा पैसा चला जाता है, तो हमने परचेज किया, कुछ सामान खरीदा, तो परचेज हमारा एक्सपेंस है या इनकम है? हमारा परचेज जो है हमारा एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि वो सामान खरीदने से, वो परचेज करने से हमारा पैसा बिजनेस से निकल गया। उस इनकम क्या होता है? आप वैसा ही सोचिए, उस दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। वो दुकानदार ने वो सामान हमें बेचा, हमने उसको पैसा दिया, तो उस दुकानदार के लिए क्या आया? इनकम आया, उसका सेल हुआ। तो सेल क्या है? इनकम का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? तो एक्सपेंस का एग्जाम्पल है परचेज, जिसमें कि हमारा पैसा जाता है, और इनकम का एग्जाम्पल है सेल, जहाँ पे हमारे यहाँ पैसा आता है, बिजनेस में पैसा आता है। उसी तरह से एक्सपेंस का एग्जाम्पल है सैलरी का पेमेंट। आपने बिजनेस को चलाने के लिए स्टाफ्स रखे हुए हैं, उसको सैलरी पेमेंट करते हैं, तो सैलरी पेमेंट करते हैं तो पैसा जाता है ना आपके बिजनेस से, तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, सैलरी का पेमेंट करना। उसी तरह से आप जो है अपने ऑफिस या फैक्ट्री जो आप रेंट पे लिए हुए हैं, तो उसका जो रेंट देते हैं, आपके बिजनेस से पैसा जाता है, तो वो क्या हो गया? आपके लिए एक्सपेंस है। रेंट का पेमेंट करना एक्सपेंस है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देखिए, सैलरी पेमेंट एक्सपेंस का एग्जाम्पल है, रेंट पेमेंट एक्सपेंस का एग्जाम्पल है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अब आप जो है सपोज आप लक्स आप लोग लक्स का प्रचार देखते हैं ना, लक्स जो गंजी होता है, तो उसके लिए सलमान खान को रखा है, सनी देओल को उन्होंने रखा है, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, बड़े बड़े बैनर हमारे यहाँ, पोस्टर्स वो सब लगे हुए हैं। तो जो भी एडवर्टीजमेंट, जो भी आप बिजनेस करते हैं, उसके लिए जो आपका साड़ी का दुकान है, आप जो है गली मोहल्ले में, बाजार में जगह जगह बैनर लगा के रखे हैं कि हमारा फलाना साड़ी का दुकान है, तो उसके लिए जो एडवर्टीजमेंट आप करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट आपका एक्सपेंस का एग्जाम्पल है।
एडवर्टीजमेंट करते हैं तो पैसा जाएगा ना आपके बिजनेस से। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस में जो है आप एक स्टाफ रखे हुए हैं, बिल्स वगैरह जनरेट करते हैं, प्रिंटर रखे हुए हैं, उसमें जो है आपका जो सब सामान जाता है ऑफिस के लिए, आपका पेन पेंसिल ये सब चीज़ें हैं, पानी की बॉटल्स है, वॉटेवर जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में चले जाते हैं। उसके बाद सपोज आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं तो ईंधन फ्यूल्स, सपोज आपका गाड़ी का बिजनेस है, आपका ओला जैसे चलता है, गाड़ियाँ आपकी भाड़े पे चलती हैं, तो उसमें जो है पेट्रोल का खर्चा जो होता है वो क्या होता है, आपके लिए एक्सपेंस है, आपका पैसा बिजनेस से वापस जाता है। उसी तरह से आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं या अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग का जो है अपनी आग से बचाने के लिए इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है कि अगर आग हो जाए, आग लग जाए तो आपको इंश्योर्ड हो, आपको पैसे मिल जाएं। तो अपने बिजनेस को आप इंश्योर्ड भी कराते हैं, उसके लिए आप अपने फैक्ट्री को, अपने ऑफिस स्पेस का इंश्योरेंस कराते हैं, उसके लिए आपके बिजनेस से पैसा चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें एक्सपेंस का एग्जाम्पल है। आपने जो लोन लिया था, आपके बिजनेस ने कोई लोन लिया हुआ है, उस लोन पे आपका बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, बैंक को आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। तो जो बैंक को आप इंटरेस्ट देते हैं वो इंटरेस्ट आपके लिए क्या, आपके बिजनेस से पैसा चला गया, तो इंटरेस्ट भी जो है आपका एक्सपेंस का एग्जाम्पल है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट। बैड डेट क्या होता है ये समझ लीजिए। यहाँ पे बैड डेट भी कॉमन टर्म्स है, जैसे मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग एक कॉमन टर्म्स है, उसी तरह से बैड डेट भी एक कॉमन टर्म्स है। बैड डेट का मतलब होता है आपने किसी को सामान बेचा, बिजनेस ने किसी को सामान बेचा और उधार पे बेचा, तो जिनको उधार पे माल बेचते हैं उनको डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटर। याद रखिएगा, जिनको भी हम लोग उधार पे माल बेचते हैं, सेल ऑन क्रेडिट, सेल ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार, जिसको भी हम लोग उधार पे माल बेचते हैं उनको हम लोग डेटर कहते हैं। और जब ये डेटर आपको पैसा नहीं देता है, सपोज आपने, आपके बिजनेस ने मुझे उधार पे माल बेचा, आपने मुझे 10,000 रुपये का सामान बेचा, उधार पे बेचा, और मैं उस पैसों को आपको रिटर्न नहीं करता हूँ, मैं कह दिया कि आपको रिटर्न नहीं करूँगा, तो मेरा जो पैसा का लॉस हुआ आपका, उसको हम लोग बैड डेट बोलते हैं। तो बैड डेट कहाँ से आया? बैड डेटर से आया। बैड डेटर, ऐसे डेटर जो बैड हो गए हैं, जो खराब हो गए हैं, वो उसको हम लोग बैड डेट बोलते हैं। तो बैड डेट भी आपके बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। वो उससे आपको पैसा आना था, आपने उधार पे माल भेजा था, वो कह रहा है कि पैसा नहीं देगा, वो दिवालिया हो गया है या जो भी हो गया है, तो उससे अब आपको पैसा नहीं आएगा, आपके बिजनेस के लिए लॉस हो गया। तो बैड डेट भी एक्सपेंस का एग्जाम्पल है। तो ये हम लोग एक्सपेंसेस को डिस्कस कर लिए। अब इनकम को डिस्कस करते हैं। इनकम क्या है? इनकम ऐसा चीज़ है जिससे आपके बिजनेस में पैसा आता है। अभी तक हमने जितना भी एग्जांपल डिस्कस किया उसमें क्या हुआ था कि हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा था, इसलिए कि एक्सपेंस बोलते हैं, और जब बिजनेस में पैसा आए तो उसको इनकम बोलते हैं। तो इनकम जो जब हम लोग सेल करते हैं तो हमारे बिजनेस में पैसा आता है, उसको हम लोग इनकम बोलेंगे। उसी तरह से सपोज आप जो है गाड़ी का बिजनेस करते हैं, आपकी गाड़ी भाड़े पे चलती है, तो जो आपको भाड़ा मिलता है, जो आपको व्हीकल हायर चार्जेज, व्हीकल को हायर जिन्होंने किया उसका जो चार्जेज आपको मिलता है, भाड़ा जो मिलता है, व्हीकल हायर चार्जेज, ये आपका इनकम का एग्जांपल हो गया। इसी तरह से आपने किसी को लोन दे के रखा था, आपने किसी को लोन दे के रखा था और वो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करता है, तो आप इंटरेस्ट क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो वो इनकम का एग्जाम्पल है। और इंटरेस्ट आपने पेमेंट किया था तो वो एक्सपेंस है, क्योंकि वो आपका पैसा गया, इंटरेस्ट रिसीव किया तो इनकम का एग्जाम्पल है। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको समझ के रखना है। अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना सीखना है। आपको सीखना है कि एसेट में, एसेट जब आप खरीदते हैं, एसेट फ्री में तो आपके पास नहीं आता है। आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, आपने ट्रैक्टर खरीदा, आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने ज़मीन खरीदा, ये सब एसेट के एग्जांपल्स हैं। तो जब भी आप एसेट परचेज करते हैं, तो बिजनेस से पैसा जाता है, और उसी तरह से जब आपका एक्सपेंस होता है तब भी आपके बिजनेस से पैसा निकलता है। जैसे मैंने बताया कि आपने सैलरी पेमेंट किया, आपका एक्सपेंस है, रेंट पेमेंट किया आपने, आपका एक्सपेंस है, इसमें भी पैसा जाता है। तो एसेट और एक्सपेंस दोनों में कैश का आउटफ्लो होता है, दोनों में पैसे हमारे यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो एसेट, किसको एसेट बोलेंगे और किसको एक्सपेंस बोलेंगे, यही क्वेश्चन है। एसेट, मैं फिर से बोलता हूँ, एसेट में भी क्या होता है? एसेट आपके पास फ्री में तो नहीं आता है, आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो, OUT, आउटफ्लो ऑफ कैश।
कैश पैसा बाहर निकला। एक्सपेंस में भी क्या होता है, एक्सपेंस भी किसको कहते हैं, इसमें भी पैसा बाहर निकलता है, उसको एक्सपेंस बोलते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, किसको एसेट बोलेंगे, किसको एक्सपेंस बोलेंगे? तो अंतर बस इतना ही है, एक्सपेंस ऐसा आउटफ्लो होता है जिसमें कि अब हमको फ्यूचर में बेनिफिट नहीं होगी। आप इसको ऐसे समझिए, आपने किसी के स्टाफ को सैलरी पे रखा था, वो 2 महीने काम कर दिया, 2 महीने काम कर दिया, आपने उसको सैलरी पेमेंट कर दी, ये एक्सपेंस है। अगले महीने वो तभी काम करेगा जब फिर आप उसको सैलरी देंगे। फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट उससे नहीं मिल रहा है, करंट में बेनिफिट मिला और बेनिफिट खत्म भी हो गया, आपने बेनिफिट उठा लिया उससे, उसको एक्सपेंस बोलेंगे। एसेट उसको बोलते हैं जहां पे आपको फ्यूचर में और बार बार बेनिफिट मिले, उसको एसेट बोलते हैं। तो ये अंतर आप लोगों को थोड़ा समझना होगा एसेट और एक्सपेंस में। फिर से मैं बता रहा हूँ, एक्सपेंस वैसा आउटफ्लो है जहां पे कि आपको बेनिफिट जो मिलनी थी वो मिल गई, वो खत्म हो गई, वो बेनिफिट आपने उठा लिया, अब आगे और बेनिफिट नहीं मिलने वाला है उससे। आपके यहाँ आपने स्टाफ रखा था, उसको सैलरी पेमेंट किया, बात खत्म हो गई, अब अगले महीने वो फिर काम करेगा, तब आपको फिर सैलरी उसको देना है, नहीं काम करेगा सैलरी नहीं देना है, तो ये एक्सपेंस है। एसेट वो है जिसमें कि आपको बार बार बेनिफिट मिलता रहेगा, उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, आपके पास भी एग्जांपल है, पेज नंबर 7 पे आप देखिए। कार आपने परचेज किया है, आपने कार को परचेज किया, ठीक है। परचेज ऑफ कार, ये एसेट है या एक्सपेंस है? ये जो आपने कार परचेज किया है, ये आप समझिए कि आप गाड़ी भाड़े पे चलाने का बिजनेस करते हैं, तो ये कार से आप जो है एक बार ही बिजनेस करेंगे, एक ही ट्रिप करवाएंगे, या 50, 100, हज़ारों ट्रिप करवाएंगे, लाखों ट्रिप करवाएंगे? ये जो कार आपने खरीदा है, इससे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल, ये आपके 10 साल आपके भाड़े पे चलेगी, तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको देगा। तो परचेज ऑफ कार जो है एसेट है, एसेट का एग्जांपल है। आपका, आपने खरीदा है, अब आप इसके मालिक हैं, आप इसको ओन करते हैं, आप इसको कंट्रोल करते हैं, और ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। परचेज ऑफ कार एसेट है। अब समझिए आपका पहला ट्रिप था, आपने किसी को भाड़े पे दिया और उसके लिए पेट्रोल भरवाया इसमें 10,000 रुपये का, ठीक है, 5 लाख में आपने कार खरीदा था, पेट्रोल भरवाया आपने 10,000 रुपये का। अब बताइए, ये जो 10,000 रुपये है, ये एसेट है या एक्सपेंस है? ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है ये एसेट क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार आपने पेट्रोल भराया, ये ट्रिप खत्म हो गई, ये ट्रिप खत्म हो गई, अब दूसरी ट्रिप के लिए फिर आपको पेट्रोल भराना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपने एक बार पेट्रोल भरा दिया तो बार बार वो आपको बेनिफिट देता रहेगा, अब 10 साल उसी पेट्रोल से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो ये पेट्रोल जो आपने भराया ये एक्सपेंस है, क्योंकि ये आपको बार बार बेनिफिट नहीं दे रहा है, इसलिए कि आप इसको एक्सपेंस बोलेंगे। इसमें भी पैसा बाहर निकला था, 5 लाख रुपया आउटफ्लो इसमें भी हुआ था। पेट्रोल आपने भराया, इसमें भी 10,000 रुपये इसमें भी बिजनेस से बाहर निकले, दोनों में कैश का आउटफ्लो है, बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है। लेकिन आप इसको परचेज ऑफ कार को एसेट बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये आपको 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल बार बार फ्यूचर में बेनिफिट देगा। आप इसे 1 नहीं, 10,000, 5,000, 10,000 ट्रिप करेंगे। पेट्रोल आपका एक ट्रिप के लिए आपने भराया, अगली ट्रिप के लिए आपको फिर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि यह एक्सपेंस है। यही एक डिफरेंस है, इसको आपको लॉजिकली समझ लेना है। परचेज ऑफ पेट्रोल एक्सपेंस था। अब जो है आपने जो पहली ट्रिप कराई तो उस आदमी ने आपको भाड़ा दिया, हायर चार्जेस, भाड़ा दिया आपको 45,000 रुपया। ये जो हायर चार्जेज आपको दिया उस ट्रिप का, ये आपके लिए क्या हो गया? ये इनकम है। बिजनेस में पैसा आया या गया? आपको हायर चार्जेज, आपने उसको भाड़ा वसूला 45,000 रुपये, ये आपके लिए इनकम का एग्जाम्पल है। अब इसी कार में आपने जो है, इस कार को सुंदर बनाने के लिए, इसको अंदर में ये करने के लिए कि ये सुविधाजनक लगे, आपने इसमें परफ्यूम भी एक लगाई, कार के अंदर कार की परफ्यूम लगाई, परफ्यूम ऑफ कार, ये आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। और आपने सपोज ये जो कार परचेज किया था ये लोन पे खरीदा था, लोन पे, SBI से लोन पे खरीदा था, तो ये जो लोन है 5 लाख रुपए का, ये आपके लिए क्या है? एसेट है या लायबिलिटी है? आपको SBI को वापस करना है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप इसको रिटर्न करें, तो ये लायबिलिटी है। तो एक छोटे एग्जाम्पल में ही हम लोग समझ गए एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है। हमने कार परचेज किया, वो हमारे लिए एसेट है। हमने कार उधार पे खरीदा है, लोन पे खरीदा है, हमें चुकता करना है, तो SBI जो है का लोन जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी है।
पेट्रोल हमने भराया, कार में परफ्यूम लगाया, वो हमारे लिए एक्सपेंस है। और हायर चार्जेज जो हमने रिसीव किया, जो गाड़ी जिसने लेके गया था वो उसने हमें जो पेमेंट किया, वो हमारे लिए इनकम है। अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है, हम लोगों ने बिजनेस क्या होता है ये सीखा है। मैंने बताया आपको ट्रेडिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है। अकाउंटिंग लेमन सेंस में हमने बताया आपको कि जनरली जो प्रॉफिट और लॉस पता करते हैं, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हुई उसके कारण पूरे बिजनेस में हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, ये पता करना अकाउंटिंग बतलाता है। ट्रांजैक्शन क्या होता है, मैंने बताया आपको कि ऐसे इवेंट, बिजनेस के ऐसे इवेंट जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, पैसे का आदान प्रदान हुआ है या फ्यूचर में होगा, उनको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। बिजनेस में हम लोग अकाउंट्स में हम लोग अकाउंटिंग केवल वैसे ही इवेंट्स का करते हैं जो ट्रांजैक्शंस है जिसमें पैसे इन्वॉल्व हैं। ऐसे बिजनेस के इवेंट जिसमें कि पैसा इन्वॉल्व नहीं है, हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे हमने किसी को अपॉइंट किया अपने बिजनेस में, हमने किसी को अपना CFO बनाया, हमने किसी को अपना मैनेजर बनाया, ये सब बिजनेस की घटनाएं हैं, लेकिन ये अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती है क्योंकि इसमें कोई मनी का आदान प्रदान नहीं होता है। हम जब इनको सैलरी पेमेंट करेंगे तब वो हमारे लिए ट्रांजैक्शन हो जाएगा और तब उसकी रिकॉर्डिंग होगी। बट केवल अपॉइंट कर देना बिजनेस में, ये हमारे लिए केवल इवेंट है, ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हम लोग बिजनेस में दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन या तो हमने उधार पे सामान लिया है या उधार पे सामान बेचा है, या उधार पे हमने किसी को उधार पे लिया है और देना है, तो वो क्रेडिट का एग्जाम्पल हुआ। एसेट ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग बिजनेस में ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जो मेरा है और जो हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, उसको एसेट बोलते हैं। लायबिलिटी किसको बोलते हैं? एसेट भी मैंने बताया दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट ऐसा है जो हमको 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1 से ज़्यादा साल तक हमको बेनिफिट देता रहेगा, उसको फिक्स्ड एसेट बोलेंगे। करंट एसेट बोलेंगे जो हमें बस इसी साल भर बेनिफिट देगा, ख़त्म हो जाएगा इसी साल के अंदर, उसको करंट एसेट बोलेंगे। लायबिलिटी का एग्जाम्पल हुआ जो कि हमारे ऊपर दायित्व है, बिजनेस के ऊपर दायित्व है कि हमें वापस करना है, हमें ये रिटर्न करना है, ऑब्लिगेशन टू पे है, हम रिटर्न करेंगे, तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि हमने किसी पे उधार पे सामान खरीदा है तो हमारे ऊपर लायबिलिटी है कि हम उसको पेमेंट करें, तो वो हमारा लायबिलिटी हुआ। हमने कर्ज लिया है किसी से, बैंक से लोन लिया है, हमारे ऊपर लायबिलिटी है, हम उसको पेमेंट करेंगे। हमारे यहाँ कोई काम कर रहा है, हमने उसको अभी तक उसकी सैलरी नहीं दी है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हमने सैलरी नहीं दी है, तो हमारे ऊपर दायित्व है कि हम उसका सैलरी दें, उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं। बकाया सैलरी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया। तो ये सब हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। हमने रेंट नहीं दिया है अभी तक अपने मकान का, अपने ऑफिस का, लैंडलॉर्ड को, तो रेंट हमारे ऊपर बकाया हो गया। ये सब क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी भी दो तरह के होंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी किसको कहेंगे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी उसको कहेंगे जो कि हमको 1 से ज़्यादा सालों के बाद रिटर्न करना है, तुरंत रिटर्न नहीं करना है, इस साल रिटर्न नहीं करना है, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलेंगे। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जिसको हमें इसी साल पेमेंट करना है, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जो उधार पे सामान लेते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो उस पे जिससे हम उधार पे सामान लेते हैं उनको क्रेडिटर बोलते हैं। तो जिनसे हम उधार पे सामान लेते हैं उनको हमको इसी साल पैसे रिटर्न करने हैं, वो करंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल हुआ। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सब करंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल हुआ। एक्सपेंसेस क्या होता है? मैंने आपको बताया ऐसी चीज़ें जिनमें बिजनेस का पैसा बाहर निकलता है, आउटफ्लो होता है, उसको एक्सपेंस बोलते हैं। रेंट हो गया, सैलरी हो गया, परचेज हो गया, ये सब एक्सपेंस का एग्जांपल है जहाँ पे हमारा कि पैसा बिजनेस का निकलता है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे आपके बिजनेस का खर्चा हुआ, जो भी खर्च होता है उसको एक्सपेंस बोलते हैं। इनकम, जो भी आमदनी होता है बिजनेस में, जो पैसा आता है उसको इनकम बोलते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ तक हमने जाना था। अब हम सीखने जा रहे हैं प्रोपराइटर क्या होता है। मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट का नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस का मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग होता है। आपको ये हमेशा समझ के रखना है कि आप जो अकाउंटिंग कर रहे हैं आप ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। मतलब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है कि बिजनेस का जो ओनर है, ओनर ऑफ बिजनेस, जो मालिक है बिजनेस का, ओनर ऑफ बिजनेस, और बिजनेस खुद जो बिजनेस है, वह दोनों अलग अलग है, दोनों
अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। ओनर ऑफ बिजनेस और बिजनेस अलग अलग है। तो हम लोग जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि ये ओनर ऑफ बिजनेस भी हमारे लिए एक बाहर का आदमी है। इसको हम लोग क्या कॉन्सेप्ट बोलते हैं? इसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसलिए कि जब भी ये ओनर ऑफ बिजनेस अपने ही बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, सपोज उसने पैसा लगाया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो पैसा चाहिए ना भाई, वो पैसा कौन लगाता है? वो बिजनेस का मालिक लगाता है, जो ओनर होता है। तो ये जो पैसा लगाया उसने 5 लाख रुपया, इसने तो अपने ही बिजनेस में लगाया, तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी? इसकी रिकॉर्डिंग होगी। इसकी रिकॉर्डिंग इसलिए होगी क्योंकि बिजनेस के लिए यह भी बाहर वाला आदमी है। बिजनेस के लिए ओनर ऑफ बिजनेस बाहर वाला आदमी है, और एक बाहर के आदमी ने 5 लाख रुपया लगाया, भले ही वो मालिक है, फिर भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और जब ये ओनर ऑफ बिजनेस 5 लाख रुपया लगाता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जो ये पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैपिटल। जब बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, तो वो जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, जो भी पैसा लगाता है बिजनेस का ओनर, बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसको हम लोग किस नाम से डिनोट करते हैं? कैपिटल के नाम से डिनोट करते हैं। तो बिजनेस के बुक में जब भी कैपिटल लिखा हुआ रहेगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेस के मालिक को। लेकिन रिप्रेजेंट क्यों हो रहा है? अपने ही बुक में अपने ही यहाँ रिप्रेजेंट होने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। इसलिए कि जब भी ओनर ऑफ बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, उसकी रिकॉर्डिंग होगी। वो 5 लाख रुपया लगाया, उसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे। क्लियर? अब और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी अकाउंटिंग करनी है, आपको ये सोचना है कि मैं बिजनेस हूँ, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर ऑफ बिजनेस भी आपके लिए बाहर वाला आदमी हो गया, उसके हिसाब से आपको रिकॉर्डिंग करनी है। प्रोपराइटर किसको बोलते हैं? प्रोपराइटर इसी ओनर ऑफ बिजनेस को बोलते हैं। बिजनेस का जो मालिक होता है, जो सिंगल आदमी होता है, वो अगर बिजनेस में पैसा लगाया है तो उसको प्रोपराइटर बोलते हैं, जो उस बिजनेस का मालिक होता है। यहाँ पे एक चीज़ समझने की वाली बात है, जो मैं आप लोगों को थोड़ा हट के बता रहा हूँ, कि बिजनेस जो है वो कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, क्या फॉर्म होते हैं। तो बिजनेस अगर एक आदमी केवल करता है, अकेले करता है, तो उसको प्रोपराइटरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रोपराइटरशिप। बिजनेस जब एक अकेला आदमी खुद से करता है, कोई और किसी से साझेदारी नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस बिजनेस को प्रोपराइटरशिप बोलते हैं। और वो आदमी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोपराइटर। उसको क्या बोलते हैं? प्रोपराइटर। तो बिजनेस में अगर एक आदमी अकेले बिजनेस कर रहा है तो उसको प्रोपराइटरशिप बोलते हैं, वही अकेला बिजनेस का मालिक होता है। उसके बाद बिजनेस हम लोग पार्टनरशिप के तरीके से भी कर सकते हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा आदमी बिजनेस के मालिक होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। जहाँ पे एक से ज़्यादा आदमी मिलके आपस में साझेदारी करके एक एग्रीमेंट बनाते हैं अपने बीच में, एक एग्रीमेंट करके लाभ हानि का उसमें हिस्सा डिक्लेयर कर देते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो ये होगा, लॉस का रेशियो ये होगा, व्हाटएवर। इस तरह से जब बिजनेस करते हैं, मिल के करते हैं, तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। और तीसरा तरीका है कंपनी बना के। इंडियन कंपनीज एक्ट में कंपनी का फॉर्मेशन होता है, और वहाँ पे हम लोग जो लोग शुरुआत के पैसे लगाते हैं उसको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, या जो बिजनेस के मालिक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। यहाँ पे क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। और वहाँ ऊपर में क्या बोलते हैं? प्रोपराइटर। तो आप समझिए, बिजनेस अगर मैं अकेला कर रहा हूँ तो मैं प्रोपराइटर हुआ, मेरी ये बिजनेस जो है प्रोपराइटरशिप हुई। अगर मैं मिल के कर रहा हूँ 2-3 आदमी के साथ, आपके साथ मिल के कर रहा हूँ, तो ये पार्टनरशिप हुआ, जहाँ पे मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट भी है, तो ये पार्टनरशिप हुआ। हम लोग एक कंपनी बना के भी कर सकते हैं, जहाँ पे इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, और जो लोग शुरुआत में पैसे लगाते हैं या कंपनी के मालिक होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। और जो कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं उनको डायरेक्टर बोलते हैं। जो कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं डायरेक्टर को बोलते हैं। डायरेक्टर शेयर होल्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी बस आप लोग इतना समझिए। तो बिजनेस करने का तरीका क्या हो गया? प्रोपराइटरशिप हो गया, अकेला आदमी कर रहा है, 4-5 आदमी मिलके कर रहे हैं, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी बना के भी कर सकते हैं, और उस वक्त कंपनी का जो ओनर होता है, जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है पैसा, उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। और चौथा है ट्रस्ट या सोसाइटी बना के भी। बट अंतर बस इतना ही है कि ट्रस्ट या जो सोसाइटी बनते हैं उनका प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ये लोग नॉन प्रॉफिट मोटिव
इनका नॉन प्रॉफिट मोटिव। ये बिजनेस तो करते हैं, ये कोई काम एक्टिविटी करते हैं, बट उसका मोटिव बिजनेस कमाना नहीं होता है। और जनरली इन तीनों का मोटिव होता है बिजनेस में प्रॉफिट कमाना। तो मैंने आपको बताया कि बिजनेस हम लोग या तो प्रोप्राइटरशिप करके कर सकते हैं, पार्टनरशिप करके कर सकते हैं, कंपनी करके कर सकते हैं, ट्रस्ट बना के कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, हमारा अकेला का बिजनेस है, इसकी लाभ मेरी है और इसके रिस्क भी मेरे हैं। अगर ये बिजनेस डूबा तो मेरा पैसा डूबेगा, अगर ये बिजनेस फला फूला तो सारा पैसा मेरा होगा। पार्टनरशिप में ये 4-5 लोगों, 3-4 लोगों में, 10 लोगों में, 50 लोगों में बटेगा। कंपनी में ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और भी लोग इसके मालिक होते हैं, उतने लोगों में बटता है। ट्रस्ट और सोसाइटी ये अलग तरीका है जिसमें कि प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस में प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं होता है। तो ये एक 4 चीज़ है, आप लोगों को समझदारी के लिए, केवल आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया, ये 4 चीज़ आपको समझ में रखना है। अब हम लोग फिर से वापस इस पे आ जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने इतने कॉन्सेप्ट देख लिए। प्रोप्राइटर क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बिजनेस का ओनर वो प्रोप्राइटर होता है, जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। और वह जो बिजनेस में पैसा लगाया उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, उसको कैपिटल बोलते हैं। उसको प्रोप्राइटर नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस के बुक में कैपिटल बोलते हैं। और मैंने आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बताया, जिसके तहत बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग है। बिजनेस को और बिजनेस के मालिक में दोनों में अलग अलग है। बिजनेस के ऊपर ये भी दायित्व है कि वो बिजनेस के मालिक के पैसे को रिटर्न करे। तो बिजनेस के ऊपर ओनर ऑफ बिजनेस ने ये जो 5 लाख रुपया अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो ये बिजनेस के लिए एसेट हुआ या लायबिलिटी हुआ, लायबिलिटी हुआ, क्योंकि ओनर ऑफ बिजनेस ने 5 लाख रुपये बिजनेस को दिए। तो बिजनेस के ऊपर ये दायित्व है कि ये 5 लाख रुपया ये अपने मालिक को बाद में रिटर्न करेगा। तो ये जो दायित्व है बिजनेस के ऊपर, इसलिए कि कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी होता है। अंतर बस इतना ही है कि ये जो कैपिटल है ये इनसाइडर का लायबिलिटी होता है। इनसाइडर मतलब हमारे ही मालिक का लायबिलिटी है, और बाकी दूसरे लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, आउटसाइडर की लायबिलिटी। फिर से मैं बता रहा हूँ, लायबिलिटी को अगर मैंने बताया था 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या करंट लायबिलिटी और शॉर्ट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। मैं एक और तरीके से हम लोग लायबिलिटी को देख सकते हैं। लायबिलिटी जो है वो इनसाइडर की लायबिलिटी भी हो सकती है और आउटसाइडर की लायबिलिटी भी हो सकती है। इनसाइडर की लायबिलिटी एक ही होती है, मालिक की लायबिलिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। बिजनेस, उसने पैसा लगाया, बिजनेस में पैसा लगाया। बिजनेस में आप पैसा कैसे लगाते हैं, एक तो मालिक ने पूंजी लगाया और दूसरे से बैंक से आपने लोन लिया। तो आपने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो मालिक ने 5 लाख रुपया लगाया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपने 20 लाख रुपए लिए। आपने 25 लाख से अपनी फैक्ट्री बनाई, आपने 25 लाख से अपनी फैक्ट्री बनाई। तो देखिए, ये फैक्ट्री बनाने के लिए 5 लाख रुपया बिजनेस के मालिक ने लगाया, अपना खुद का पैसा, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया। अब मालिक ने जो पैसा लगाया उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, बट ये भी लायबिलिटी ही है। आपके बिजनेस के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मालिक के पैसे को आज न कल ये रिटर्न करें। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो लोन मिला वह भी आपके लिए लायबिलिटी है, आपको ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर दायित्व है कि आप रिटर्न करेंगे। तो ये बट अंतर बस इतना ही है, ये आउटसाइडर का लायबिलिटी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और ये इनसाइडर का लायबिलिटी है। इनसाइडर की लायबिलिटी को कैपिटल बोलते हैं, आउटसाइडर की लायबिलिटी को बस सीधा लायबिलिटी ही बोलते हैं। क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग फिर से यहाँ पे आते हैं। प्रोप्राइटर क्या था हमने डिस्कस कर लिया। अब कैपिटल क्या होता है, कैपिटल भी हमने अभी डिस्कस ही किया है। ओनर्स कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस। कैपिटल क्या हुआ, ओनर, ओनर मतलब बिजनेस का मालिक। ओनर्स कंट्रीब्यूशन, मालिक का कितना कंट्रीब्यूशन है, मालिक का कितना योगदान है बिजनेस में। मालिक का कितना योगदान है, 5 लाख रुपया योगदान है। तो मालिक का जितना योगदान है बिजनेस में उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब आप लोगों को याद रहना चाहिए ये हमेशा कि बिजनेस के मालिक ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में, और दोनों अलग अलग है, बिजनेस और बिजनेस का मालिक अलग अलग है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार। बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जो पैसा लगाया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे, वह भी लायबिलिटी है। ओनर्स कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस, ओनर्स कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ये आप लोग थोड़ा सा याद भी एक स्टैंडर्ड लाइन में आप लोग इसको कर सकते हैं। अब ड्राइंग क्या है, ड्राइंग भी कैपिटल से मिलता जुलता है। बिजनेस का मालिक जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल बोलते हैं, जब बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो क्या बोलेंगे, कैपिटल।
जब वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, और जब बिजनेस से पैसे वापस ले रहा है तो ड्राइंग बोलेंगे, कोई अंतर नहीं है। जब वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, बिजनेस का जो मालिक है, जो ओनर है बिजनेस का, वो जब बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो कैपिटल बोलेंगे, और बिजनेस से जब पैसा वापस ले रहा है तो उसको ड्राइंग बोलेंगे। या तो पैसे के फॉर्म में पैसा वापस ले सकता है, या तो कैश निकाल सकता है, या आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, सपोज आप मोबाइल का बिजनेस करते हैं, उसने तो वो 2-3 मोबाइल ही अपने घर के यूज़ के लिए निकाल लिया, वहाँ से बिजनेस का मालिक अपनी वाइफ को दे दिया, अपने फैमिली में दे दिया, तो वो भी उसका ड्राइंग होगा। तो बिजनेस और बिजनेस के मालिक में अंतर है। तो क्या वो जो उसने जो ये 2-3 मोबाइल ले लिया उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे? यस, बिजनेस में बिजनेस इसको रिकॉर्ड करेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस का आइडेंटिटी अलग है, बिजनेस का मालिक अलग है। वो यही समझेगा कि मैंने किसी को मोबाइल दे दिए, वापस किए, तो उसकी जो वैल्यू होगी उस वैल्यू पे उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। तो जो बिजनेस से पैसा निकालता है उसको ड्राइंग बोलते हैं, बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल बोलते हैं। कौन? बिजनेस का मालिक। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद रेवेन्यू है। रेवेन्यू का मतलब होता है, रेवेन्यू और इनकम में जनरली कोई अंतर नहीं है। जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है या जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं जिसमें उसका जो सेल वैल्यू है, या जो अपने सर्विस आप सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं, जो आपकी फ़ीस है, वो सब जो है आपके रेवेन्यू कहलाती है। जो भी आपके सेल वैल्यू है, प्रोडक्ट को जो बेचते हैं उसका जो प्राइस है, उससे जो पैसा आ रहा है, आप जो टेंट का बिजनेस करते हैं तो टेंट के लिए जो चार्जेस कलेक्ट करते हैं, ये सब आपके रेवेन्यू मतलब इनकम के एग्जाम्पल हुए। एक्सपेंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस वो होता है जिसपे हमारा पैसा हमारे बिजनेस से निकलता है, जिन सारी चीज़ों पे। डेटर क्या होता है? डेटर मैंने भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था। डेटर ये होता है जब हम किसी को उधार पे माल बेचते हैं। सेल किया, सेल कैसे 2 तरीके से हो सकता है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल में तो पैसा आपके पास तुरंत आ गया। क्रेडिट सेल किया, जब आपने उधार पे सेल किया तो जिसको सेल किया, सपोज आपने मुझे रमन कुमार को उधार पे माल बेचा, तो रमन कुमार आपका क्या हो गया? डेटर हो गया। रमन कुमार को ही आप क्या बोलेंगे? डेटर। क्लियर हो गया? डेटर करंट एसेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि आज नहीं तो कल 2-3 महीने में, 4 महीने में मैं आपकी कंपनी को पैसे वापस दे दूंगा, जो भी मैंने उधार पे माल खरीदा है। तो रमन कुमार आपके लिए डेटर हो गया। क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है? जिससे आप माल उधार पे परचेज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे रमन कुमार के लिए जो आप हैं, सपोज आपकी बिजनेस का नाम है XYZ लिमिटेड। आपने रमन कुमार को उधार पे माल बेचा तो आपके लिए रमन कुमार डेटर है। उसी तरह से रमन कुमार ने आपसे उधार पे माल खरीदा है, तो रमन कुमार के बुक में रमन के लिए XYZ लिमिटेड क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। तो अंतर समझिए, अगर आप अपनी कंपनी का बुक बना रहे हैं, XYZ लिमिटेड के बुक में रमन कुमार डेटर होगा। XYZ लिमिटेड जो है अपने अकाउंट में रमन कुमार को एज ए डेटर लिखेगा। उसी तरह से रमन कुमार का जो अकाउंटेंट है वह अपने बुक में, रमन कुमार के बुक में XYZ लिमिटेड को क्रेडिटर लिखेगा। क्रेडिटर का मतलब जिससे आपने माल उधार पे परचेज किया है और जिसको आपको पैसे वापस करने हैं, उसको क्रेडिटर बोलते हैं। तो क्रेडिटर लायबिलिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसको आपको पैसे वापस करने हैं। डेटर एसेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे आपको पैसा वापस आएगा। ध्यान से सोचिए, सुनिए, डेटर एसेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे आपको पैसा, आपने आज माल उधार पे बेचा है, उसके पास 100 रुपये उधार पे आपने माल बेचा है, वो कल को 100 रुपये आपको वापस करेगा, तो उससे आपको इनकम होगा, पैसे आपके पास आएंगे, तो वो एसेट हुआ। क्रेडिटर क्या हो गया? जिसको आपको पैसे देने हैं। आज आपने माल उधार पे ले लिया, कल को आपके बिजनेस से पैसा निकलेगा, इसलिए कि क्रेडिटर क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। क्लियर है? थोड़ा सा समझिएगा इसको आप लोग। प्रॉफिट और लॉस हम लोग सब समझते हैं। सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद इनकम
जितना पैसा जनरेट हुआ उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट हुआ, अगर निगेटिव है तो लॉस हुआ। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया टोटल सेल किया, 100 रुपया टोटल इनकम है, 80 रुपये में खरीदा था और सारे एक्सपेंस मिला के 80 रुपया हुआ, तो 20 रुपया का प्रॉफिट है। बट 100 रुपया का सेल है, बट सारे परचेज करने में और सारे एक्सपेंस मिला के जो आपके खर्चे हुए थे वो 110 रुपया के हुए थे, तो ये जो -10 है ये 10 रुपया क्या है आपका लॉस है। ये प्रॉफिट और लॉस है और इसी के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ये जानने के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसमें जानेंगे इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री अब हम लोग डिस्कस करेंगे, इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री 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 का मतलब होता है ऐसा चीज़ जिसमें आप बिजनेस करते हैं। सपोज मैंने बताया था जब आपका मोबाइल का शॉप था तो मोबाइल आपके लिए क्या है, इन्वेंट्री है। हम लोग इसको स्टॉक भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्टॉक भी बोल सकते हैं। हम लोग इसको गुड्स भी बोल सकते हैं। देखिए इंटर रिलेटेड टर्म है, आपको थोड़ा बहुत इसमें समझना होगा, इसी तरह से आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। इन्वेंट्री का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसमें आप डील करते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सैमसंग के दुकान खोले हुए हैं, आप सैमसंग मोबाइल बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं सैमसंग मोबाइल का, या आप साड़ी का दुकान खोले हुए हैं, साड़ी बेचते हैं, या आप घड़ी का दुकान खोले हुए हैं, घड़ी बेचते हैं, या आप किराना दुकान खोले हुए हैं और बहुत सारे आइटम को बेचते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं जिसमें आप ट्रेड करते हैं, जिसका परचेज और सेल करते हैं, जिन चीज़ों का, वो आपके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। उसको ही गुड्स बोलते हैं, बाकियों को गुड्स नहीं बोलेंगे। अब आप इसको समझिए, सपोज आप मोबाइल का बिजनेस करते हैं, उसके लिए आपने अपने पास एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है दुकान के अंदर, जहाँ पे आप उसकी बिल वगैरह निकालते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, व्हाटएवर। आपने प्रिंटर रखा हुआ है, आपने कुछ फर्नीचर्स भी लगाए हुए हैं, कुर्सियाँ लगाई हुई हैं। तो क्या ये जो कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, ये जो कंप्यूटर खरीदा हुआ है, ये जो प्रिंटर आपने खरीदा हुआ है, आपके दुकान में ये सब चीज़ें रखी हुई, लाइटिंग लगाया हुआ है, फैन लगाया हुआ है, ये सब क्या आपका इन्वेंट्री है? क्या ये सब आपका गुड्स है? क्या इसमें आप बिजनेस करते हैं? नहीं, इसको आप लोग गुड्स नहीं बोल सकते हैं। गुड्स किसको बोलेंगे? जिसमें आप बिजनेस करते हैं। तो मोबाइल आपका गुड्स है, साड़ी आपके लिए गुड्स हुआ, साड़ी का बिजनेस करते हैं। बट वहाँ जो फर्नीचर लगा के रखे हैं, फ्रिज एक खरीद कर रखा है छोटा जैसा, पंखे लगाए हुए हैं, वो सब आपके लिए गुड्स नहीं है। गुड्स का मतलब होता है जिन चीज़ों में आप ट्रेड करते हैं, जिसका व्यवसाय करते हैं। याद रखिएगा, जिन चीज़ों में आप ट्रेड करते हैं या जो चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसको बनाते बेचते हैं, जिसका धंधा करते हैं, उसको हम लोग इन्वेंट्री स्टॉक गुड बोलते हैं। अंतर बस इतना ही है, जितना स्टॉक आपके पास बचा रहता है साल के अंत में, महीने के अंत में, उसको इन्वेंट्री और स्टॉक बोलते हैं, और जिसका व्यवसाय करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? गुड्स में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सपोज देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गुड्स। आप मोबाइल का धंधा करते हैं, मोबाइल खरीद बिक्री करते हैं, तो मोबाइल आपके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया, GOODS। आपके लिए पंखा गुड्स नहीं है, आपके लिए जो कंप्यूटर खरीद रखा है वो गुड्स नहीं है, वो आपके लिए एसेट्स है, वो आपके लिए फिक्स्ड एसेट्स हैं। बट गुड्स आपके लिए क्या है, जिसमें आप धंधा करते हैं। मोबाइल आपके लिए क्या हो गया, गुड्स है। अब आप यहाँ पे देखिए, जब आप परचेज करके लाते हैं सैमसंग से या सैमसंग के डिस्ट्रीब्यूटर से, आप जब मोबाइल परचेज करके लाते हैं तो वो परचेज होता है, और जब आप मार्केट में बेचते हैं, सब लोगों को, हम लोगों को बेचते हैं, धंधा करते हैं, तो वो सेल होता है। तो गुड्स जो है वो परचेज की तरह भी होता है, गुड्स का नेचर सेल की तरह भी होता है। गुड्स जब हम लोग परचेज करते हैं तो उसको परचेज अकाउंट बोलते हैं, और गुड्स जब हम लोग बेचते हैं तो उसको सेल अकाउंट बोलते हैं। दोनों गुड अकाउंट ही है, गुड्स अकाउंट ही है। हम लोग गुड्स अकाउंट करके भी यूज कर सकते हैं, गुड्स अकाउंट करके भी यूज कर सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, हम लोग गुड्स अकाउंट करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए जब हम लोग परचेज करते हैं, सैमसंग के डिस्ट्रीब्यूटर से आपने माल खरीदा हम लोगों को बेचने के लिए, धंधा करने के लिए, तो जब आप परचेज कर रहे हैं गुड्स को, तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज अकाउंट। क्या वर्ड यूज करते हैं, गुड्स अकाउंट नहीं यूज करके क्या करते हैं, परचेज अकाउंट। और जब इसी गुड्स को आप बेचते हैं, हमें बेचते हैं, इसी मोबाइल को दूसरे को बेचते हैं, तब क्या यूज करते हैं, सेल्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट नहीं यूज करते हैं, सुविधा के लिए क्या यूज करते हैं, सेल्स अकाउंट। तो परचेज और सेल, मेरा जो इतना पर्पस था बताने का वो यही था
कि जिस चीज़ में आप व्यवसाय करते हैं, जिस चीज़ की ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए परचेज और सेल वर्ड यूज आएगा, बाकियों के लिए परचेज और सेल वर्ड नहीं यूज होगा। जब आप मोबाइल परचेज करते हैं तो आप मोबाइल नहीं लिख के सीधा परचेज अकाउंट लिखिए। जब आप मोबाइल बेच रहे हैं तो मोबाइल बेच रहे हैं तो सीधा आप मोबाइल न लिख के सेल लिखिए। बट उसी बिजनेस में जब आप कंप्यूटर खरीद रहे थे, मोबाइल के दुकान के लिए ही कंप्यूटर खरीद रहे थे, तब परचेज सेल वर्ड यूज नहीं होगा, तब क्या वर्ड यूज होगा? कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि इसमें आप ट्रेड नहीं करते हैं, इसमें व्यवसाय नहीं करते हैं। बट अगर आप कंप्यूटर का ही धंधा कर रहे होते, आप लेनोवो कंप्यूटर का धंधा करते हैं, वही बेचते हैं, तो आप उस वक्त क्या करते? लेनोवो कंप्यूटर जब परचेज करते तब आप परचेज लिखते, लेनोवो कंप्यूटर जब बेचते तो सेल करते। लेकिन उसी वक्त आपने अपनी दुकान में एसी खरीदा है तो एसी परचेज किया है, तो क्या परचेज लिखेंगे? नहीं, आप क्या लिखेंगे? एसी अकाउंट। यही मेरा आपको पर्पस था गुड्स को समझाने का, परचेज और सेल समझाने का। जिस चीज़ में आप व्यवसाय करते हैं, जिस चीज़ की आप ट्रेडिंग करते हैं, उस चीज़ का धंधा जो करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं, उसका जो स्टॉक बचता है उसको स्टॉक या इन्वेंट्री बोलते हैं, और उसके लिए परचेज और सेल वर्ड हम लोग जनरल अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। ओके, अभी तक हम लोगों ने जो सीखा था वो ये सीखा था कि बिजनेस क्या होता है, फिर हमने ये जाना था कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ कॉमन टर्म्स जो अकाउंट्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है, इन्वेंट्री किसको कहते हैं, जिसमें मैंने गुड्स का एग्जांपल दिया था आप लोगों को। ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक सीखी हैं। अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? हम लोग सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन है कि आपके बिजनेस में जब भी जितनी भी तरह की एक्टिविटीज़ होगी, आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं, आप फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं, आपने कोई लोन ले लिया है, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, जो भी जितने भी तरह की आपके बिजनेस में एक्टिविटी होगी, बट किसी भी समय, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जब भी आप अपने बिजनेस को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बिजनेस का एसेट्स आपके बिजनेस के लायबिलिटी के बराबर है। आपके बिजनेस का टोटल एसेट्स आपके बिजनेस के टोटल लायबिलिटी के बराबर होगा। इसी को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि लायबिलिटी जो है दो तरह की होती है। मैंने बताया था, एक आउटसाइडर की लायबिलिटी। आउटसाइडर की लायबिलिटी मतलब हमने कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, हमने कोई सामान उधार पे परचेज़ किया है तो क्रेडिटर हो गए हमारे, लोन लिया है, या हमने कोई एक्सपेंस करा है, जैसे हमारे यहाँ सैलरी, हमारे यहाँ स्टाफ लोगों की सैलरी ड्यू है, उन्होंने काम कर दिया, हमने सैलरी नहीं पेमेंट की है। रेंट हमने 2 महीने हमारे ऑफिस में हम लोग रह लिए, ऑफिस से काम कर रहे हैं, बट मकान मालिक को रेंट का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जितने तरह के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, तो ये सब जो एक्सपेंसेस हैं उनको, वो भी हमारे लिए आउटसाइडर लायबिलिटी में आते हैं। आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब आप लोन कह सकते हैं, आप क्रेडिटर कह सकते हैं जिनसे आपने उधार पे माल परचेज किया है, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि सैलरी भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, बकाया है, आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। दूसरा, इनसाइडर की लायबिलिटी। मैंने बताया था लायबिलिटी दो तरह का है, आउटसाइडर की लायबिलिटी और इनसाइडर की लायबिलिटी। इनसाइडर किसको कहते हैं? मैंने बताया था, जो बिजनेस का मालिक होता है, जो बिजनेस का ओनर होता है, वो जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम लोग इनसाइडर की लायबिलिटी बोलते हैं, और उसको हम लोग कैपिटल वर्ड से इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग कैपिटल वर्ड से डिनोट करते हैं। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। लायबिलिटी दो तरह का, आउटसाइडर लायबिलिटी या इनसाइडर लायबिलिटी। हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी क्या हो गया यहाँ पे? आउटसाइडर की लायबिलिटी, और कैपिटल इनसाइडर की लायबिलिटी। तो आपके बिजनेस में जितने तरह का भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है,
जब भी आप कोई एसेट्स परचेज़ कर रहे हैं, आप कोई लोन ले रहे हैं, आप कोई सामान परचेज़ कर रहे हैं, आप कोई सामान सेल कर रहे हैं, जितने भी इस तरह की घटनाएं होंगी, बट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जब उठा के देखिएगा, अपने बिजनेस को एनालाइज कीजिएगा, उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखिएगा, तो आप देखेंगे कि आपके बिजनेस का टोटल एसेट्स आपके बिजनेस के टोटल लायबिलिटी के बराबर है। इसी को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये हर समय ट्रू होता है, सही होता है। इसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग एनालाइज करेंगे और उस एक्टिविटीज़ में हम देखेंगे कि या तो हमारा एसेट बढ़ रहा होगा तो साथ ही साथ हमारा लायबिलिटी बढ़ रहा होगा, या तो हमारा कोई एक्सपेंस हो रहा होगा, उसी समय हो सकता है कोई इनकम हो रही होगी, या हमारा कोई एसेट घट रहा होगा। कुछ ना कुछ इस तरह से होगा जिससे कि आपका एसेट और लायबिलिटी हमेशा बराबर होगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हम लोगों ने बैंक से कोई लोन लिया, बैंक से लोन आपने सपोज़ 5 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया। अब आप लोग सोचिए, अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो क्या होगा, आपके एसेट पे क्या इफ़ेक्ट होगा और आपके लायबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट होगा। आपने बैंक से लोन लिया है 5 लाख रुपए का। जैसे ही आप बैंक से 5 लाख का लोन लेंगे, आपके बैंक का जो बैलेंस है, आपके बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है, या आप कैश में सपोज लोन लेके अपने सारा पैसा निकाल लिया, तो आपका कैश का जो बैलेंस है, मतलब आपके बैंक अकाउंट में बैंक का बैलेंस या आपके कैश का बैलेंस, कैश एसेट है आपका, वो आपकी संपत्ति है, वो बढ़ जाएगी। एसेट कितने से इंक्रीज़ कर गई आपकी? 5 लाख रुपए से। जैसे ही आपने लोन लिया तो एसेट साइड 5 लाख से बढ़ गया। बट जब हमने लोन लिया तो बैंक तो आपको फ्री में लोन दिया नहीं है, बैंक को आपको वापस चुकता करना होगा, तो आपकी लोन की लायबिलिटी भी बढ़ गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपने लोन लिया था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन अकाउंट जो है वह भी आपका 5 लाख रुपए से बढ़ गया। तो देखिए, एक एक्टिविटी हुई बिजनेस में एक्टिविटी हुई कि आपने बैंक लोन लिया 5 लाख रुपए का, और आपका क्या हो गया, इससे आपका कैश या बैंक का बैलेंस जो आपका है एसेट, वो इंक्रीज़ किया और साथ ही साथ लायबिलिटी भी इंक्रीज़ किया। जितने से एसेट इंक्रीज़ किया उतने से लायबिलिटी भी इंक्रीज़ किया। तो यहाँ पे भी देखिए एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। केवल ये एक घटना है, इससे पहले कुछ नहीं हुआ था। तो आपके बिजनेस का क्या होगा, एसेट साइड भी 5 लाख रुपए हुआ और लायबिलिटी साइड भी 5 लाख रुपए हुआ, और दोनों बराबर है। इसी को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। अब हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके बिजनेस में बिजनेस के मालिक ने इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। बिजनेस के मालिक ने क्या किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, इन्वेस्टमेंट किया। बिजनेस के मालिक ने, ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया सपोज 2 लाख रुपए का। ये आपके लिए ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस के लिए घटना है जिसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड होगी। अकाउंटिंग में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। इससे अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप देखिए। जैसे ही बिजनेस के ओनर ने 2 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया आपके बिजनेस में, आपका 2 लाख रुपया बिजनेस का जो कैश का बैलेंस है वो 2 लाख रुपया से आपका एसेट, कैश एसेट आपका 2 लाख से एसेट इंक्रीज़ किया। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि बिजनेस में जब बिजनेस का मालिक पैसे इंट्रोड्यूस करता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, वो लायबिलिटी है। हमें आज नहीं कल बिजनेस के मालिक को रिटर्न करना है। बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग होता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो हमारा 2 लाख रुपया से जैसे ही कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, बिजनेस के मालिक ने 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कराया, तो 2 लाख रुपया का हमारा कैश का बैलेंस बढ़ा, और साथ ही साथ हमारी लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट के नाम से हमारी लायबिलिटी भी 2 लाख रुपया से इंक्रीज़ की। तो देखिए इस वक्त भी क्या हो गया, आपका जो पहले 5 लाख का एसेट था, अब इसको लगा के वो 7 लाख का एसेट हो गया। पहले आपके पास 5 लाख रुपए कैश थे, अब पहले आपके पास 5 लाख रुपए कैश था, 2 लाख रुपया कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, आपके पास टोटल अब 7 लाख हो गए। और लायबिलिटी भी पहले स्टेट बैंक की आपकी 5 लाख की लोन की लायबिलिटी थी, और अब कैपिटल की भी 2 लाख की लायबिलिटी हो गई, तो टोटल 7 लाख का लायबिलिटी भी हो गया। तो ये भी घटना हुआ। आप देख रहे हैं कि बिजनेस में एसेट और लायबिलिटी अभी भी बराबर है, 7 लाख का एसेट है, 7 लाख का लायबिलिटी है। इसी को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं कि बिजनेस में एसेट और लायबिलिटी बराबर होता है। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज
आपने फर्नीचर परचेज़ किया, बिजनेस के लिए आपने फर्नीचर परचेज़ किया, आपको अपना ऑफिस सेटअप करना था, फर्नीचर परचेज़ किया। फर्नीचर परचेज़ किया कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का आपने फर्नीचर परचेज़ किया। अब जब आपने 1 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज़ किया तो क्या फ्री में आया होगा फर्नीचर? नहीं, आपका कैश जो बैलेंस था, आपका जो पैसा है वो निकला होगा 1 लाख रुपया, आपने उस दुकानदार को 1 लाख रुपया दे दिए होंगे, तो आपका कैश का बैलेंस घट गया। बट कैश का बैलेंस तो घटा, तो आपका लेकिन उसी वक्त आपके ऑफिस में एक फर्नीचर भी आया जो कि आपके लिए फिक्स्ड एसेट है, एसेट फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ा। तो क्या हुआ इस ट्रांजैक्शन में? इस ट्रांजैक्शन में ये हुआ कि फर्नीचर नाम का एसेट आपके बिजनेस में बढ़ा 1 लाख रुपए से, क्योंकि आपने परचेज किया, और आपका कैश का बैलेंस जो दूसरा एसेट है वो घट गया। यहाँ पे लायबिलिटी में कुछ नहीं हुआ, इस ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ी है। बट हमारा क्या हो गया, फर्नीचर जो है वह 1 लाख से इंक्रीज़ किया फर्नीचर, और कैश का बैलेंस भी 1 लाख रुपया से डिक्रीज़ कर गया। ये फर्नीचर है जो 1 लाख से इंक्रीज़ किया, और ये कैश है जो 1 लाख से डिक्रीज़ किया। तो ओवरऑल क्या इससे क्या इम्प्लीकेशन हुआ? अभी भी आपका एसेट जो है 7 लाख का 7 लाख ही रह गया, अभी भी आपका एसेट 7 लाख का 7 लाख ही रह गया। 7 लाख में आपके पास 6 लाख कैश की तरह है, प्लस 1 लाख का आपका फर्नीचर हो गया, तो टोटल ये 7 लाख का हो गया। और लायबिलिटी अभी भी पहले जो SBI की 5 लाख की लायबिलिटी थी, कैपिटल अकाउंट का 2 लाख का लायबिलिटी था, वो अभी भी उतना लायबिलिटी बरकरार है। तो अभी भी देखिए एसेट और लायबिलिटी बराबर है, ये 7 लाख आपके एसेट हो गए और 7 लाख लायबिलिटी हो गए, जिसमें कि 6 लाख आपके पास कैश या बैंक में बैलेंस है और 1 लाख का फर्नीचर है। इसी को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं कि कभी भी बिजनेस में जो भी घटना होगी, एसेट और लायबिलिटी बिजनेस में हमेशा बराबर रहेंगे। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज फर्नीचर, एक बार और आपने कंप्यूटर खरीदा, सोचो फर्नीचर नहीं खरीदा आपने, अब क्या खरीदा? कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर आपके अपने ऑफिस के लिए आपने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर आपके लिए फिक्स्ड एसेट है, आपके बिजनेस में एसेट बढ़ा। बट क्या कंप्यूटर आपको फ्री में आया है? नहीं आया है। इसके कारण भी आपका कैश का बैलेंस या तो रिड्यूस हुआ होगा या आपने उधार पे लिया होगा। तो सपोज आपने आदित्य विजन से उधार पे कंप्यूटर लिया, कैश का बैलेंस नहीं घटा, आपके पास कंप्यूटर आया, सपोज 3 लाख रुपए का आपने कंप्यूटर परचेज किया। बट ये जो कंप्यूटर परचेज किया, ये परचेज किया आपने ऑन क्रेडिट परचेज किया। किससे परचेज किया? आदित्य विजन से। एक कंपनी है, मान लीजिए आपके यहाँ आपके बाजार में ये एक दुकान है आदित्य विजन, उससे उधार पे लिया। इससे क्या इफेक्ट हुआ? इससे आपका एसेट जो है वह इंक्रीज किया 3 लाख रुपए से। एसेट क्या हुआ आपका? 3 लाख से आपका एसेट इंक्रीज किया। क्या कोई एसेट डिक्रीज किया? क्या आपका कैश का बैलेंस गया? नहीं, आपका कैश का बैलेंस नहीं गया, सिंपली आपका जो है 3 लाख का कंप्यूटर आपके यहाँ आया। बट ये कंप्यूटर आपके उधार से आए हैं, आपको आदित्य विजन को आज नहीं तो कल ये पैसा वापस करना है। एक करेंट लायबिलिटी आपकी बन गई आदित्य विजन के नाम से, जहाँ पे कि आदित्य विजन को ये 3 लाख आपको वापस करना है। तो आप आदित्य विजन को के नाम से लायबिलिटी बढ़ गई, उधार में दिया है तो वो लायबिलिटी हो गई, तो 3 लाख से आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज कर गई आदित्य विजन की। 3 लाख से क्या हुआ? आदित्य विजन के नाम से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर गई। ये हमने लिखा आदित्य विजन 3 लाख से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज की। क्या हुआ इस ट्रांजैक्शन में? ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, कंप्यूटर जो परचेज किया गया क्रेडिट पे 3 लाख का, इससे बिजनेस पे क्या इफेक्ट आया? इससे बिजनेस में एक एसेट आया 3 लाख का, कंप्यूटर आया 3 लाख का, और साथ ही साथ आपकी उधारी भी बढ़ गई 3 लाख रुपए की, एक लायबिलिटी भी बढ़ गया। तो फिर से देखिए आप क्या हो गया, आपके पास अभी तक टोटल एसेट था 7 लाख का, अब 7 लाख प्लस 3 लाख यानी कि 10 लाख रुपए। 7 लाख प्लस 3 लाख, टोटल आपके पास एसेट हो गए 10 लाख के, और लायबिलिटी भी आप देखिए 7 लाख प्लस 3 लाख आदित्य विजन का, लायबिलिटी भी 10 लाख हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में भी आप देखिए टोटल एसेट आपके टोटल लायबिलिटी के बराबर है। इसी को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं कि बिजनेस में जब भी कोई घटना होगी
बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा एसेट और लायबिलिटी लेकिन हमेशा बराबर रहेंगे, दोनों चीज़ इफेक्ट होगा, एसेट भी इफेक्ट होगा या लायबिलिटी इफेक्ट होगा या दो एसेट आपस में इफेक्टेड होंगे। जैसे आप देखिए फर्नीचर वाले एग्जांपल में आपने फर्नीचर परचेज किया था 1 लाख रुपए का, एसेट आया 1 लाख रुपए का, फर्नीचर आया और कैश आपका 1 लाख घट गया, दोनों एसेट है, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसमें हमेशा दो घटनाएं होंगी, दो चीज़ों को इफेक्ट करेगा, एसेट को इफेक्ट करेगा और लायबिलिटी को इफेक्ट करेगा, या एसेट में ही किसी एक एसेट को ऊपर करेगा, दूसरे एसेट को नीचे करेगा, उसको कम करेगा। तो इसी को हम लोग जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आपके बिजनेस का टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होगा, इसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। इसी तरह से हम लोग मल्टीपल एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज हमने जो है परचेज़ किया, हमने गुड्स परचेज़ किया, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि गुड्स हम लोग परचेज़ करते हैं, बिजनेस में जो परचेज करते हैं, जिस चीज़ का हम ट्रेड करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं, जिस चीज़ में हम व्यवसाय करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। और सपोज हमने गुड्स परचेज किया 2 लाख रुपए का, सपोज हमने गुड्स परचेज किया। अब अगर ये गुड्स परचेज किया है तो क्या फ्री में तो नहीं परचेज किया होगा, हमने जिसे खरीदा होगा उसको या तो कैश दिया होगा या उधार पे लिया होगा। दोनों ही केस में आप देखिए आपका गुड्स जो है वो 2 लाख से इंक्रीज करेगा और या तो आपका कैश 2 लाख से डिक्रीज करेगा, गुड्स आपका इंक्रीज किया 2 लाख से और आपका कैश 2 लाख से डिक्रीज किया, या उधार पे जो है अगर आपने लिया होगा, सपोज आपने कैश में नहीं लिया है, आपने उधार पे लिया है, उधार पे लिया है तो जिससे लिया है सपोज आप XYZ से लिए हैं, XYZ से लिए हैं तो आपकी 2 लाख की लायबिलिटी भी इंक्रीज कर गई। आपने गुड्स परचेज किया, आपने गुड्स 2 लाख रुपए का परचेज किया और उधार पे परचेज किया तो आपका एसेट गुड्स भी बढ़ा जो कि करेंट एसेट है और आपकी लायबिलिटी भी 2 लाख रुपए की बढ़ गई। फिर से वही हो गया, यहाँ पे ये 10 लाख रुपए हैं तो अब ये टोटल 12 लाख हो जाएगा और आपकी लायबिलिटी भी जो 10 लाख रुपए से थी बढ़ के 12 लाख हो जाएगी। अभी भी आपका एसेट और लायबिलिटी बराबर है। इसी को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। तो अभी हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन देख रहे थे जहाँ पे मैंने बताया आपको कि एसेट और लायबिलिटी हमेशा बराबर होंगे। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी हम लोग कह सकते हैं, या एसेट इज इक्वल टू सीधा लायबिलिटी बोल सकते हैं, जिसमें कि लायबिलिटी दो तरह का कहते हैं, एक आउटसाइडर की लायबिलिटी, एक इनसाइडर की लायबिलिटी। फिर हमने एक एग्जाम्पल से आपको बताया कि जब भी बिजनेस में हम लोग कोई भी काम करते हैं हमारा एसेट और लायबिलिटी हमेशा बराबर रहेगा, किसी भी सिनेरियो में एसेट और लायबिलिटी बराबर रहेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए कि ऐसा हो रहा है बिकॉज कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, सपोज ये बैंक लोन हमने लिया, इसमें 2 अकाउंट इफेक्टेड हैं। एक हमारा कैश का अकाउंट इफेक्टेड है, हमारा कैश का बैलेंस बढ़ा 5 लाख रुपए से, और दूसरा अकाउंट इफेक्टेड है SBI लोन से जो हमारा लायबिलिटी का अकाउंट है। एक एसेट का अकाउंट इंक्रीज किया, दूसरा लायबिलिटी का अकाउंट इंक्रीज किया। हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट आपको अभी समझ के रखना है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। ये एक ध्रुव सत्य है, इसको समझ लीजिए, इसको याद रख लीजिए। और इसी के कारण ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये सही साबित होता है। क्यों? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। अब जैसे ये दूसरा एग्जांपल हमने दिया था कैपिटल का, बिजनेस के ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया 2 लाख का, इससे क्या हुआ, आपका कैश का बैलेंस जो कि आपका एसेट है, कैश अकाउंट आपका 2 लाख रुपया से बढ़ा, साथ ही साथ आपका कैपिटल अकाउंट जो कि आपका लायबिलिटी है वह भी 2 लाख रुपये से बढ़ा। तो टोटल इस केस में भी क्या हो गया, 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक कैश का अकाउंट वो 2 लाख से इंक्रीज किया और दूसरा कैपिटल अकाउंट वो 2 लाख रुपए से इंक्रीज किया। तो हर ट्रांजैक्शन में मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें कम से कम 2 अकाउंट, मिनिमम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, वो उसमें 2 अकाउंट इफेक्टेड होंगे और उसी के कारण हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट और लायबिलिटी बराबर होता है। थर्ड एग्जांपल आपने देखा, फर्नीचर परचेज किया आपने 1 लाख रुपए का, फर्नीचर परचेज किया, अगर कैश में परचेज किया तो एक
फर्नीचर का जो फर्नीचर अकाउंट है जो कि आपका एसेट अकाउंट है वो इंक्रीज़ किया, और दूसरा कैश अकाउंट, वो भी एक अकाउंट है आपका, एसेट का ही अकाउंट है, वह डिक्रीज़ किया 1 लाख रुपए से। अगर आपने तो यहाँ पे भी आपने देखा कि 2 अकाउंट फर्नीचर और कैश इन्वॉल्व है। उसके बाद हमने एग्जांपल दिया कंप्यूटर हमने परचेज किया 3 लाख रुपए का। यहाँ पे भी आप देखिए आपने 3 लाख रुपए का कंप्यूटर आदित्य विजन से क्रेडिट पे खरीदा था। 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हुए, एक कंप्यूटर का अकाउंट जो कि आपका एसेट है वह 3 लाख से बढ़ा, और साथ ही साथ आदित्य विजन जो कि लायबिलिटी का अकाउंट है वह भी 3 लाख से बढ़ा। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं उसमें कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये जो बार बार मैं कह रहा हूं कि 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डुअल एस्पेक्ट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये जो डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग है ये यही अकाउंटिंग इक्वेशन से आया, या आप कह सकते हैं डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग के कारण अकाउंटिंग इक्वेशन आया। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन के बाद 2 अकाउंट उसमें इफेक्टेड होंगे ही होंगे, और जो 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं उसके कारण क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी आपका हमेशा बराबर रहता है। और इसको हम लोग जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, ये जो फेनोमेना है, इसको हम लोग डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। इसको आपको समझ के रखना है। और इसी डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग के कारण, इसी डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग के कारण आता है रूल ऑफ डबल एंट्री। देखिए बार बार डुअल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, डबल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, रूल ऑफ डबल एंट्री। यही आपका सबसे अकाउंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पूरे अकाउंट्स में आप चीज़ें सीखेंगे वह है रूल ऑफ डबल एंट्री। अकाउंटिंग हम लोग इसी तरीके से करते हैं। जब हम इस रूल को समझ जाएंगे इसका मतलब हम लोग अकाउंटिंग करना सीख गए हैं। तो ये रूल ऑफ डबल एंट्री कहाँ से आया, मैं फिर से बता रहा हूँ। जब भी हम लोग बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, हमने बैंक लोन लिया, हमारे बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, हमने फर्नीचर परचेज़ किया, हमने कंप्यूटर क्रेडिट पे परचेज़ किया, या हमने सामान परचेज़ किया, गुड्स परचेज़ किया, आपने देखा कि हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते ही होते हैं और आपका एसेट और लायबिलिटी हमेशा बराबर रहता है। ये जो हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते ही हैं, इसको हम लोग डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो क्या कहते हैं? डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग में 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, ये डुअल एस्पेक्ट है। एसेट बढ़ेगा तो लायबिलिटी भी बढ़ेगी, इस तरह से वो एक अकाउंट में आपका डुअल एस्पेक्ट है। और इसी डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग के कारण आया है रूल ऑफ डबल एंट्री। रूल ऑफ डबल एंट्री में एक अकाउंट या तो डेबिट होगा, एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। इसी को हम लोग डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। मैंने बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, और जब 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे तो आप देखेंगे कि एक अकाउंट जो है वह डेबिट होगा और एक अकाउंट जो है वह क्रेडिट होगा। इसी को हम लोग जो है डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, और इसी पे बेस्ड है रूल ऑफ डबल एंट्री, जिसकी हम लोग आगे में चर्चा करेंगे। अब आपको एकदम क्लियर हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। और बिजनेस में जितने भी हजारों, मैंने आपको 5 एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं, आप बिजनेस में हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस करते चले जाएंगे, लेकिन हमेशा एसेट और लायबिलिटी बराबर होगा। इसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। और हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स मिनिमम इन्वॉल्व होते ही होते हैं। इसको हम लोग डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। और इसी डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग से आया है रूल ऑफ डबल एंट्री। रूल ऑफ डबल एंट्री में क्या करते हैं? रूल ऑफ डबल एंट्री में एक अकाउंट जो है हमेशा डेबिट होगा और एक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे रूल ऑफ डबल एंट्री को। अभी तक हम लोगों ने, अगर आप देखेंगे तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो हमने थोड़ा सीखा था। अभी हम थोड़ा और उस पर डिस्कस करेंगे। और अब हम लोग जो है अकाउंटिंग हेड्स, अकाउंट हेड क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। अकाउंटिंग हेड्स, तो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वह अकाउंटिंग हेड में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ फर्नीचर, इसका मतलब फर्नीचर अकाउंट। जैसे मैं बोलता हूँ कंप्यूटर, इसका मतलब कंप्यूटर अकाउंट। जैसे मैं बोलता हूँ कैश, इसका मतलब कैश अकाउंट। जैसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल, इसका मतलब कैपिटल
अकाउंट, कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो किसी न किसी अकाउंट हेड में, और वो उसका नाम जनरली जो होता है, सपोज हमने किसी सप्लायर से माल परचेज़ किया तो उसका नाम XYZ लिमिटेड अकाउंट, वो सप्लायर मान लीजिए XYZ लिमिटेड है तो XYZ लिमिटेड अकाउंट, आपने श्याम को माल बेचा तो श्याम अकाउंट। तो कोई भी जो ट्रांजेक्शन्स है हमारे यहाँ जो अकाउंटिंग होती है, हम लोग किसी न किसी अकाउंटिंग हेड में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और अकाउंटिंग हेड क्या होता है वो मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया। कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, ये जो अकाउंट वर्ड उसके साथ ऐड करते हैं यही हमारा अकाउंटिंग हेड है। अब ये जो अकाउंट्स होते हैं इनका अपना अपना क्लासिफिकेशन है। कंप्यूटर अकाउंट एक अलग अकाउंट होता है, कैश अकाउंट एक अलग अकाउंट हुआ, श्याम अकाउंट एक अलग अकाउंट हुआ, सैलरी अकाउंट एक अलग अकाउंट हुआ, रेंट अकाउंट एक अलग अकाउंट हुआ। इन सब का आपस में एक क्लासिफिकेशन है, ये किसी न किसी क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो अकाउंट हेड्स जो होते हैं, अकाउंट 3 तरह के होते हैं। पहला है रियल अकाउंट, दूसरा है पर्सनल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट कितने तरह के होते हैं? अकाउंटिंग हेड या अकाउंट जो मैंने बताया आपको, अकाउंट्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक रियल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि हमारे जितने भी अकाउंट्स हेड हैं, कंप्यूटर अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, श्याम अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, ये सारे अकाउंटिंग हेड जो हैं वो इसी 3 में किसी न किसी अकाउंट के कैटेगरी में आएंगे। जैसे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट किसको कहते हैं? रियल अकाउंट कहते हैं किसी न किसी आइटम या थिंग को, कोई चीज़ को, कोई वस्तु को रियल अकाउंट बोलते हैं। और इसको पकड़ने का क्या तरीका है? जिसको हम टच कर सकें, जिसको हम फील कर सकें, जिसको हम छू सकेंगे, वह रियल अकाउंट होगा। क्लियर है? आइटम और थिंग, वस्तुएं, वो रियल अकाउंट होंगी और जिसको हम टच कर सकें, ये एक मोटा मोटा परिभाषा आप कह सकते हैं, इसको समझने का तरीका हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, रियल अकाउंट का एग्जाम्पल। मशीन आपके यहाँ, आप कोई मशीन लेके आते हैं, आप उसको छू सकते हैं या नहीं छू सकते हैं, तो वो आपका रियल अकाउंट हुआ। फर्नीचर, आप उसको छू सकते हैं कि नहीं, एक वस्तु है या नहीं है, इसको हम छू सकते हैं तो ये रियल अकाउंट हुआ। कंप्यूटर वस्तु है, छू सकते हैं, ये रियल अकाउंट हुआ। कैश आप छू सकते हैं, पैसे को छू सकते हैं, ये रियल अकाउंट हुआ। बिल्डिंग, आप अपने बिल्डिंग को छू सकते हैं, ये रियल अकाउंट हुआ। ट्रक, आप अपने कोई ट्रक खरीदा, व्हीकल खरीदा, उसको छू सकते हैं, ये एक वस्तु है तो वो रियल अकाउंट हुआ। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, ज़मीन जो हम लोग खरीदते हैं, ज़मीन को छू सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, हम लोग जो मशीन फैक्ट्री में इंस्टॉल करते हैं उसको प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं, इसको हम छू सकते हैं, ये हमारा रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है। और इसी तरह से ETC। समझ गए आप लोग रियल अकाउंट किसको कहते हैं? फिर से मैं आता हूँ कि हम लोग हर ट्रांजैक्शन को किसी न किसी अकाउंटिंग हेड में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कंप्यूटर एक अकाउंट है, सैलरी एक अकाउंट है, कैश एक अकाउंट है, इनमें रिकॉर्डिंग होता है, अकाउंटिंग इसके अंदर होती है। अब ये जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं बेसिकली। रियल अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया और नॉमिनल अकाउंट हो गया। हर अकाउंट जो है इसी 3 के अंदर में कैटेगराइजेशन होगा उसका, इसी में हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। अब जिनको हम छू सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं और वैसी और वस्तु है अगर वो, तो वो रियल अकाउंट होगी। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ट्रक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, इस तरह के जो एग्जांपल हुए वो रियल अकाउंट के एग्जांपल हैं। ये आपको समझना होगा। सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट इन्वॉल्व है, हर ट्रांजैक्शन में मैंने बताया था मिनिमम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। वो जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, वह 2 अकाउंट का नेचर क्या है, वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, ये हमें समझना होगा। तब हम डेबिट और क्रेडिट का जो रूल होता है उसको अप्लाई करते हैं, इसको समझने के कारण। रियल अकाउंट मैंने बताया, आइटम या थिंग, वस्तु जिसको हम छू सकते हैं वो रियल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट, कोई व्यक्ति है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है आर्टिफिशियल पर्सन भी हो या नेचुरल पर्सन हो, जो व्यक्ति होता है या इंटरप्राइज होता है उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। जैसे आपके यहाँ जो भी श्याम है, मान लीजिए श्याम आपका सप्लायर है, श्याम से आप माल खरीदते हैं तो श्याम एक पर्सनल अकाउंट हुआ। आप सपोज मोहन को सामान बेचते हैं तो मोहन आपका
कस्टमर है वो डेटर है एक तरह से आपका, अगर आप उधार पे माल बेचते हैं उसको तो मोहन आपका पर्सनल अकाउंट है। बैंक, जिस बैंक से आप लोन लेते हैं वह एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल अकाउंट होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल अकाउंट होगा। आप बाज़ार में जिस दुकान से सामान लेते हैं वह दुकान क्या होगा, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, बट वह भी पर्सन है, वह किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वह पर्सनल अकाउंट है। आपका जो बिजनेस है वह भी किसी दूसरे के लिए वो क्या है, आपके बिजनेस का नाम जो है वह क्या है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वह आपके ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पर्सनल अकाउंट मैंने बताया आपको। श्याम अकाउंट, बैंक अकाउंट, लोन लेते हैं एसबीआई से तो किससे लिए हैं लोन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो लोन, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट। सप्लायर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, सप्लायर, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। क्लियर हो गया आपको। अब तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है जितने भी तरह के बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं या जितने भी तरह के जो इनकम्स हैं वो सारे को हम लोग, उनके नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। वो कौन से अकाउंट में आता है, वो नॉमिनल अकाउंट में होता है। जैसे रेंट आपने पेमेंट किया तो रेंट पेमेंट क्या हो गया, रेंट पेड अकाउंट, तो वो रेंट अकाउंट क्या है आपके लिए, एक्सपेंस है। आपने रेंट पेमेंट किया वो नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया, एसबीआई से लोन लिया था, आपने इंटरेस्ट उसको पेमेंट किया तो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है या कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी अकाउंट, आप सैलरी पेमेंट करते हैं, आपके बिजनेस से पैसा जाता है, ये आपके लिए खर्चा है, ये क्या हो गया है, नॉमिनल अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट। वेजेज और सैलरी में बहुत थोड़ा सा महीन अंतर है। डेली जो आपके यहाँ लेबर काम करता है उसको जो पेमेंट करते हैं उसको वेजेज बोलते हैं, और मंथली जो पेमेंट करते हैं उसको सैलरी बोलते हैं। बस मोटा मोटी आप यही समझिए, यही अंतर है। तो वेजेज जो पेमेंट करते हैं लेबर को, आपके फैक्ट्री के अंदर लेबर डेली बेसिस पे काम करता है, डेली उसको पेमेंट करते हैं, तो उसको जो पेमेंट करते हैं उसको वेजेज बोलते हैं। वेजेज भी आपका एक्सपेंस है, ये आपका कौन से एग्जाम्पल का, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आपने अपने बिजनेस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का सामान मंगाया, कलम मंगाए, कॉपी मंगाया, नोटबुक मंगाया, जो भी इस तरह की चीज़ें मंगाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आ गया, वो भी आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, वह नॉमिनल अकाउंट है। आप सेल्स करते हैं, सेल्स आपके लिए इनकम है, वह नॉमिनल अकाउंट है। आप परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, वह एक्सपेंस है, वह नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। पेट्रोल खरीदते हैं, पेट्रोल आप अपने बिजनेस के लिए पेट्रोल खरीदे, आपके लिए एक्सपेंस है, वो आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है। फ्यूल है, इस तरह के जो एक्सपेंसेस और इनकम होंगे वह नॉमिनल अकाउंट के होंगे। तो मैं फिर से इसको समराइज़ करता हूँ। हम लोग बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको किसी न किसी अकाउंट हेड के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। उसका जो रिकॉर्डिंग होगा वह अकाउंटिंग हेड के अंदर होगा। अब अकाउंटिंग हेड क्या है, अकाउंटिंग हेड जो भी हम लोग बोलते हैं, कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सब अकाउंटिंग हेड हुए। अब ये जो अकाउंटिंग हेड्स हैं वह 3 तरह के होते हैं, वो किसी न किसी 3 प्रकार के अकाउंट में फॉल करेंगे। या तो वह रियल अकाउंट होगा, या तो वह पर्सनल अकाउंट होगा, या तो वह नॉमिनल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट वह होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वस्तु जो है और उसको हम टच कर सकते हैं, तो वह रियल अकाउंट का एग्जाम्पल होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, कैश, बिल्डिंग, ट्रक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, ये सब रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है। पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को के नाम को, उस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट को हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। नॉमिनल अकाउंट, हमारे बिजनेस में जितने भी तरह का एक्सपेंसेस होता है, हमारे बिजनेस में जितने भी तरह का इनकम होता है, वह नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। जैसे रेंट, आपने पेमेंट किया या रेंट रिसीव करते हैं, आप मकान भाड़ा पे लगाते हैं, तो रेंट इनकम जो होता है वो आपके लिए नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। आप लोन बांटते हैं तो आपको इंटरेस्ट इनकम होता है, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, वो आपके लिए नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। बैंक ने आपसे बैंक चार्जेस काटा, आपका मिनिमम बैलेंस के कारण कुछ पैसे कट जाते हैं ना, बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, आपका पैसा घट जाता है, नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है। तो ये आपने अभी देखा कि रियल अकाउंट किसको बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं।